जाकिर खान ने एक लाइन बोली थी, पता है, आदमी को आदमी से बात करनी आती है, आदमी को औरत से बात नहीं करनी नहीं आते, नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आती। और आदमी को औरत से बात करना भी एक औरत ही सिखा सकती है, कोई आदमी नहीं सिखा सकता। व्हाट मेक्स अ मैन फील मैनली? इफ समथिंग इज देयर जो मेरी ईगो को सेटिस्फाई करता है तो आई फील वेरी मैनली। लुकिंग आफ्टर माय गर्लफ्रेंड विल मेक मी फील मैनली। एक बार कोई आके बस ये बोल देना कि थक गए होंगे, बहुत थकान हुई होगी, आज ये काम करा है, वो करा, खत्म, उतर गई सारी, वहीं पे उतर गई। इट्स एज सिंपल एज दैट। लव एंड कंपेनियनशिप इज नथिंग बट दीज लिटिल थिंग्स दैट यू डू। अब मेरे सारे जो दोस्त हैं वो लड़के हैं, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है और वो अंदर रह जाता है, सब कुछ नहीं हो पाता, कभी नहीं पूछ पाएंगे। दो लड़के 2 मिनट से ज़्यादा सीरियस बात कर ही नहीं सकता एक लड़का दूसरे लड़के से। हमारे तो प्रॉब्लम यही है। तो वो 6 महीने का जो आप पैकेज लेके घूम रहे हो, आप उसको कैसे समझाओगे 2 मिनट से कम टाइम? आई ऑल्सो बिलीव दैट मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ शिवलरी। आई वुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन शिवलरी। आई वुड buy you gifts if I want. If I think that okay, something looks good on you, I would buy it because I want to do it. But if you expect me to do that, no, then it's a problem. I would never make money a part of, my chivalrous acts. I might actually do it क्योंकि मेरे को पसंद है। Hi Jay Singh, welcome to Men's Locker Room. It's my pleasure to be here today. How are you? I'm good. I'm good. वैसे mentally, like, where are you at? How are you feeling these days? Feeling so much better because shows हो रहे हैं and the only time when I feel कि I'm completely honest with myself is when I'm on the stage. तो अभी हाल ही में 2 शो हुए हैं दिल्ली में, तो I'm feeling like at peace with myself. So I think that is very important. पता है, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जब मैं किसी लड़की से पूछती हूँ हाउ आर यू, बहुत कम मेरे को आगे से जवाब आता है कि हाँ आई एम गुड, एवरीथिंग इज गुड। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आ रही होती है बाहर, एंड मे बी इट्स देयर वे ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, राइट? बट जब भी एक लड़के से पूछो कि हाउ आर यू, उनका यहाँ सही है, सब सही है, बस चल रहा है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की से भी आता है कि when people associate patriarchy, it's often termed कि patriarchy का एक बहुत बुरा impact रहा है फीमेल्स के ऊपर, सारी चीज़ें, which I completely honestly 200% agree with कि patriarchy has done more damage. बट उसका वो डैमेज किस किस लेवल पे हुआ है वो एक्सप्लोर करना आई थिंक अभी पूरे तरीके से हुआ नहीं, बिकॉज जब आदमियों की बात आती है तो हमारे ऊपर भी एक सर्टन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम लोग को जब बड़ा किया जाता है, तो हम जब बड़े हो रहता है तो हमसे किसी ने पूछा ही नहीं कभी बचपन में कि कैसे हो, क्या महसूस कर रहे हो, तो हमें आदत ही नहीं है उस सवाल का जवाब देने का। तो वो और पेट्रियार्की ने एक और चीज़ करी है कि जब भी औरतों के बारे में बात की जाती है, उनके बारे में हमेशा ऐसे बात की जाती है कि वो बहुत फ्रेजाइल है, वो बहुत मतलब देव वीक और समथिंग नाजुक हैं, उस तरीके से बात की जाती है। तो उनसे वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हैं आप, ठीक है, वो वहाँ से आता है मोस्टली। एंड तो वो बचपन से सुना रहता है, कई बार हमसे कोई पूछता ही नहीं है, तो हमें आदत ही नहीं है। एंड हम लोग को बड़ा भी इसी तरीके से किया जाता है कि बड़े होना है, घर संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी। एंड आई एम नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, बट हम लोग को बड़ा ही उस तरीके से किया जाता है। तो हम लोग से जब भी पूछा जाता है तो उसका जवाब यही आएगा कि हम अच्छे ही हैं। उसकी लेयर्स में उतरना पड़ता है। तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम देयर। वैसे एक बात बताओ, व्हाट मेक्स अ मैन फील मैनली? बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मैं लियो हूँ, ओके, ठीक है, आई एम लियो। सो I've got ego. I've got an ego which is of the size of a mountain. ठीक है, तो if something is there जो मेरी ego को satisfy करता है तो I'll feel very manly. The other thing is कि if I'm working on something और उसका आउटपुट मेरे डिजायर्ड आउटपुट जैसा आता है या उससे बेटर आता है, तो दैट मेक्स मी फील मैनली। बहुत सारी चीज़ें हैं। लुकिंग आफ्टर माई गर्लफ्रेंड विल मेक मी फील मैनली बिकॉज वो अगेन इट कम्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लेवल्स पे उसको डिकोड किया जा सकता है कि आई कैन टेल यू व्हाट मेक्स मी फील लेस ऑफ अ मैन। less of a man. ओके, I can tell you that. If I'm feeling emotionally vulnerable, and this is me being very honest, I'm not trying to मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अगर मैं इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहा हूँ, मेरे लिए वो एक साइन है वीकनेस का, जो कि बहुत गलत है। आई नो दैट, बट अगेन आई हैव अ ईगो द साइज ऑफ अ माउंट, तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो दैट मेक्स मी फील लेस ऑफ अ मैन। बीइंग ट्रीटेड लाइक एन ऑप्शन मे बी समवेयर, दैट ऑल्सो मेक्स मी फील द सेम वे, एंड इट कम्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट तो धीरे धीरे जो क्यूमुलेट होते रहते हैं इंसान के अंदर, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ये आता है फेलियर भी कहीं ना कहीं मेरे को फील कराता है कि आई एम इनकेपेबल एंड invalidated also somewhere in my life by myself. तो these are the things. मेरा लाइफ को देखने का अप्रोच जो है और जो माइंडसेट है वो बहुत harsh on myself है। तो वो I think those are the things that really make me feel the less of a man.
आपको ऐसा नहीं लगता कि लाइफ ऑलरेडी इतनी टफ है, हम्म, यू बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ मेक्स इट टफर? मेरी अप्रोच बड़ी उल्टी है बिकॉज पापा फौजी थे ना, तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो जब हम हार्श हो रहे होते हैं ना अपने आप के ऊपर, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर करता है मेरे को कि मैं अब इसके अंदर ना, व्हेन आई एम बीइंग हार्श ऑन माई सेल्फ, आई विल डू समथिंग विच आई वोंट नॉर्मली डू, एंड दैट विल डिसाइड कि वो सक्सेस है कि फेलियर है। उसका जो डिसीजन मेकर होता है, किंग मेकर जो पॉलिसी आती है कई बार, वो वहाँ से आएगा। तो मेरा दिमाग जब भी काम करता है उस डायरेक्शन में काम करता है। इफ आई एम बीइंग हार्श ऑन माई सेल्फ, आई विल प्रॉब्ली पुल समथिंग आउट ऑफ इट विच विल प्रॉब्ली हेल्प मी लेटर। तो मेरे को ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, एंड आई नो थोड़ा सा टॉक्सिक भी है सुनने में कि बीइंग हार्श ऑन माई सेल्फ, आई नो दैट आई एम बीइंग हार्श ऑन माई सेल्फ, बट आई स्टिल डू इट। वो इसीलिए, एंड बीइंग एन आर्टिस्ट ऑल्सो, इट्स नॉट ईजी बीइंग एन आर्टिस्ट। समटाइम्स व्हेन यू आर राइटिंग अ कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर आप लिख रहे हैं, जो कैरेक्टर एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी से गुजर रहा है, जहाँ पे उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और आप उस कैरेक्टर को लिख रहे हो, तो आपको वो महसूस भी करना होता है। ज़रूरत नहीं है आपको महसूस करने की, क्योंकि वो है कैरेक्टर है, इमेजिनरी है, पर फिर भी आप उसको महसूस करता है, क्योंकि उस कैरेक्टर की जीत वही चीज़ डिसाइड करेगी कि वो इस पॉइंट पे क्या करता है। एंड आई थिंक हमें आदत हो जाती है एक पॉइंट के बाद, दैट बीइंग हार्श ऑन आवरसेल्फ इज़ आवर नॉर्म। हमारे लिए इतना नॉर्मलाइज हो गया है वो, कि अब हमें लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि लाइव आर्ट फॉर्म है। जब आप स्टेज पे हो, आप कोई बात बोल रहे हो, सपोज आपने कोई जोक किया, क्रैक किया, और उस पर कोई नहीं हंसा, देन ऑटोमेटिकली आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर होता है स्टेज पे, एंड देन यू आर लाइक कि अब कुछ तो बोलना है, कुछ तो बोलना है, कुछ तो बोलना है, कुछ तो बोलना है, एंड देन यू से समथिंग विच माइट नॉट लैंड अगैन। तो फिर आपका फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर होता है, तो आप कुछ ऐसी बातें बोल जाती हो जो विच बिकम विच गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ द ऑडियंस। वो एक लाइव फीडबैक चलता रहता है हमारा, इट्स अ कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट। तो बस वही वाली है, आई थिंक इट हैज़ बिकम अ नॉर्म फॉर अस, कि हमें लगता ही नहीं है कि वी आर बीइंग हार्श ऑन आवरसेल्व्स। बस वही है, स्लोली ग्रेजुअली इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी। अभी आपने इमोशनल वल्नरेबिलिटी की बात करी, और मैं सोच रही थी कि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, रील्स देखी हैं, शोज़ देखे हैं, उसमें आप इतना खुल के इमोशंस के बारे में बात करते हो। तो जब ऐसा इंसान ये बोलता है कि इमोशनली वल्नरेबल होके मेरे को वीक लगता है, तो वो चीज़ बैठती नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल बैठती है। मैं बताता हूँ क्या है। जब मैंने मेरा शो भी लिखा है, उसमें मैं काफ़ी इमोशनली वल्नरेबल हूँ, एंड आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट होल हार्टेडली। मैं हूँ। वो एक ऐसा इंसान है जो मैं होना चाहता हूँ। हुँ, वो एक किरदार है जो मैं निभा रहा हूँ स्टेज पे, और उसको निभाने के लिए, उस किरदार को वैसे लिखने के लिए मेरी बहुत हिम्मत लगी। मैंने एक बारी लिखा भी था इस चीज़ के ऊपर कि अब तू तू नहीं एक अदाकार है जो निभा रहा है किरदार अपना ही। वो किरदार मैं अपनी लाइफ में 24/7 नहीं निभा सकता हूँ। वो बिट्स एंड पैचेस में निभा सकता हूँ, इसलिए मैं शोज़ हर वीकेंड नहीं करता हूँ। मेरा हर शो शायद 1.5 महीने में 1 शो करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को वो शो करने के बाद खुद को रिचार्ज करने में टाइम लगता है। दैट इज़ मी गिविंग अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ टू द ऑडियंस, अ पार्ट विच शुड बी गिवन। मतलब वो दुनिया के पास वो वाला पार्ट होना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। इसमें इसमें बहुत खामियां हैं। वो वाला पार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो जो मैं स्टेज पे दिखा रहा हूँ ना, वो आपकी मदद करेगा, ये नहीं कर पाएगा। क्यों? मैं किसी को कभी कभी नहीं कहूँगा कि बी हार्श ऑन योरसेल्फ, क्योंकि मुझे पता है वो गलत है, मैं गुजरता हूँ उससे हर रोज़। पर हाँ, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि इमोशनली वल्नरेबल होना इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, मैं कभी नहीं कहूँगा। मैं स्टेज पे दिखाऊंगा कि इमोशनली वल्नरेबल होना कितना सही रहता है। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। पर क्या मैं वो रियल लाइफ में कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो वो एक एक पैराडॉक्स है, जो मैं एक एक जो मैं कर रहा हूँ और एक जो मैं जी रहा हूँ। पर क्योंकि मेरे को पता है हकीकत में जो मैं जी रहा हूँ वो गलत है, इसलिए मैं स्टेज पे सही दिखा पा रहा हूँ। सो एक टाइम था जब लड़के जब रोते थे तो वो चीज़ एक ऐसे हॉ करके बोला जाता था कि एक लड़का नहीं रो सकता, कैसे रो सकता है, कितना वीक है। बट अब कहीं न कहीं ऐसी कन्वर्सेशंस के थ्रू वो चीज़ नॉर्मलाइज़ हो गई है, दैट दैट इट्स ओके फॉर मेन टू क्राई। आपको ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट कौन-सी चीज़ है जो लड़कों के लिए शायद नॉर्मलाइज़ होनी चाहिए आफ्टर दिस? एक जो चीज़ जो मैं काफ़ी पर्सनली जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, मेरे ऊपर जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मेरे ऊपर बहुत एक वो थी एक्सपेक्टेशंस की, जॉब करनी है और ये करना है, वो करना है, घर सँभालना है, ये सारी चीज़ें। उससे अगर थोड़ा-सा इंसान को रिलैक्स कर दिया जाए ना, तो शायद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी लड़कों के लिए। कि हमारे ऊपर, हम जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हमारे ऊपर गैसलाइटिंग, आपने वर्ड सुना है? हाँ। गैसलाइटिंग होती है जब आप किसी के दिमाग में आप कोई सीड्स प्लांट करते हो। हम लड़कों के साथ भी होती है, जहाँ पे बचपन से ही हमारे दिमाग में ना बीज डाल दिए जाते हैं। जब तक हम बड़े होते हैं ना, वो एक ऐसा पेड़ बन जाता है जिस पेड़ को हम कभी चढ़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो पेड़ कट जाए।
क्योंकि 24 घंटे इस चीज़ में जीना कि मैं अगर ये काम करूँगा तो इससे इतना पैसा आएगा, मैं अगर ये काम करूँगा तो इससे मेरे घर में इतना जाएगा, वो काफ़ी टायरिंग हो जाता है यार एक पॉइंट के बाद, और कई बार ना नहीं ले पाते। और जब हम उस बर्डन को झेल नहीं पाते हैं, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हम ऐसे हैं ही नहीं कि किसी से शेयर कर लें। तो वो एक ना हम वो बन जाते हैं प्रेशर कुकर, जिसकी एक दिन बस सीटी बजती है, और फिर जब वो सीटी बजती है तो वो सीटी सबको सुनाई देती है। पर वो जो प्रेशर इतने टाइम से बिल्ड हो रहा था वो किसी को दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा वो प्रेशर रिलीज़ हो जाए ना हमारी लाइफ का, तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए। दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली वांट द सोसाइटी टू बी मोर एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स मेन जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक एंड लिव देयर लाइफ फॉर अ व्हाइल, कि थोड़ा सा होने दो यार ईज़ी, ज़रूरत है हमें भी। हम भी मैन आर फ्रेजाइल टू, वी आर। क्या वो क्या इमोशन होता है ग्रोइंग अप? आई मीन व्हाट इज दैट सेंटिमेंट दैट यू फील एवरी सिंगल डे उस प्रेशर के साथ जीना? ऐसा लगता है जैसे कि गला पकड़ा हुआ है और चोक कर रहा है आपको, और आप चाहते हो कि वो हाथ हटा दो, पर आप वो हाथ इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अगर आप चोक नहीं होगे तो फिर घर पे कैसे ध्यान रखोगे सबका? आपका प्रेशर रिलीज करना बहुत सारे लोगों को चोक कर देगा। अब आप सोचो कि वो कैसा फील होता होगा, कि आपको दब तो रहे हो आप छुड़ाना भी चाह रहे हो, पर अगर आपने अपने आप को छुड़ा लिया तो ये सब जो घर पे बैठे ना इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो एक रस्सी होती है जो मतलब आपको, आप आप जाना वहाँ चाह रहे हो, पर आपको खींच के रखती है यहाँ पे बंधे हुए होते हो, और फिर आप इतने हेल्पलेस होते हो कि आपको पता है वहाँ जाना है, आपका मन भी है वहाँ जाने का, पर आप वो उस रस्सी में एक नॉट है जो आपकी कमर के, जिसको आप जब चाहे ना तब खोल सकते हो, पर वो हिम्मत ही नहीं आती है आपकी कि आप उस नॉट को खोल के वहाँ पे चले जाओ। एक बहुत ही हेल्पलेस सा फील होता है कई बारी ऑन सम डेज यू फील वेरी, क्या कहते हैं उसको, जब ऐसा हो जाता है ना कि कुछ कर दिया तो यू फील वैलिडेटेड, कि भाई मैंने आज क्या कर दिया यार, आई एम सो गुड, आई एम सच अ मैन, दिस एंड दैट। एंड फिर ऑन सम ऑड डेज आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पा रहा, बस 15 मिनट मिल जाए जहाँ पे मेरे को किसी से बात नहीं करनी, जहाँ पे मैं बस कान में ईयरफोन्स लगाऊं और गाने सुनूं और बस रिलैक्स करूँ अपने आप के ऊपर। एंड दैट इज समथिंग दैट आई डू एवरी डे। आई टेक समवेयर अराउंड 30 minutes बिफोर आई गो टू स्लीप। आई स्टिल यूज़ वायर्ड ईयरफोन्स, मैं वायरलेस यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं वायर्ड ईयरफोन्स लगाता हूँ अपने फ़ोन में, बाहर जाता हूँ रात को आसमान के नीचे, आई स्मोक अ सिगरेट, आई जस्ट लुक, एंड देन आई डू एब्सोल्युटली नथिंग, आई डू ज़ीरो इंट्रोस्पेक्शन अबाउट द डे, नथिंग, आई जस्ट वांट टू बी, क्योंकि वो हमारे लिए एक लग्जरी फील होती है कई बार। पता है मैंने हाल ही में इनफैक्ट आपकी बात से मुझे याद आया, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कोई बोल रहे थे कि यार फॉर मेन बीइंग अलोन इज नॉट सैड, इट इज अ लग्जरी। इट इज़ इट इज़ हम घिरे हुए हैं, एंड आई एम नो वे बाय एनी मीन्स अंडरमाइनिंग व्हाट अ वुमन डज इन द सोसाइटी, नो वे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेन राइट नाउ, डिफरेंस है। तो हम ना, हमें आपको हमारे आसपास लोग नहीं दिखेंगे, पर आपको हमारे आसपास ना जो चीज़ें हैं वो भी नहीं दिखेंगी। और जब हम अकेले भी चल रहे होते हैं ना सड़क पे, किसी काम से जा रहे हैं, कुछ है, दिमाग में तो चल ही रहा है, वो दिमाग में भी जो है वो भी तो एक है, कोई एग्जिस्टिंग कोई कोई एंटिटी है। तो वी आर 24/7 सराउंडेड बाय समथिंग और द अदर, कि जब हम एक बार को सारी चीज़ों को ऐसे धक्का मार के साइड में करते हैं ना कि भाई छोड़ दो, अब हम हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी 90% लड़के जो सड़क पे घूम रहे हैं ना, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड मैन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट every Tom, Dick and Harry, no. I'm talking about educated men. जितने भी 90% educated men walking on the street are not a real personality. The real personality comes out when they are alone by themselves. All these men are just pretending to be something else, what the society has formulated them to be. Because I'm living that life as well. जिंदगी भर कर पाओगे प्रिटेंड? I don't think it's going to be much of a task because almost 30 years से तो कर ही रहा हूँ। 30 years में से लास्ट के जो अभी 10 साल रहे हैं, 10 साल में तो मैंने एग्जैक्टली यही किया है, एंड इट्स बिकम अ टाइम टेबल। वो होता है ना कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं और वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है, और अब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में 7-8 महीने रह लेते हो, वो टॉक्सिसिटी आपका नॉर्म बन जाती है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज टॉक्सिक, बट आई एम सेइंग कि वो अब हमारा नॉर्म बन गया है यार। हमें कोई हार्ड वर्क फील नहीं होता ऐसे जीने में, लाइक बीइंग प्रिटेंशियस इज ईजी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मे बी विद टाइम थिंग्स विल चेंज, एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एज आई ग्रोन अप,
मेरे को ये चीज़ बड़ी रियलाइज़ हुई कि एक इंसान में ना एक सही पार्टनर का एक मर्द के साथ ना एक सही पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है, जो समझ सके इस बात का। लाइक माय पास्ट रिलेशनशिप्स हैव फेल्ड बिकॉज़ वो एक साइड ऑफ द पर्सनैलिटी तो मेरा समझ रहे थे, पर जो मेरा आर्टिस्टिक साइड ऑफ द पर्सनैलिटी, अब आर्टिस्टिक साइड ऑफ द इतना कॉन्ट्रास्टिंग है ना वो, कि एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, मेरे को कमरे में अकेला हूँ ना मैं, तो दैट डजंट मीन कि मैं सैड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। नो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सराउंडेड बाय कैरेक्टर्स जो मैंने बनाए हैं। वो एक कैरेक्टर उसमें से बहुत मजाकिया है, एक कैरेक्टर है जो बहुत उदास है, वो दोनों बातें कर रहे हैं और मैं उन बातों को सुन पा रहा हूँ। व्हेन आई एम राइटिंग अबाउट भगत सिंह मेरे कमरे में होता है, और तभी मैं उसके डायलॉग्स लिख पाता हूँ, तभी मैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक पार्टनर का वो अंडरस्टैंड कर पाना कि अच्छा ये ठीक है कमरे में जाएगा, अभी 2-2.5 घंटे तक वहाँ पे रहेगा, दैट डजंट मीन कि जब वो कमरे से बाहर आएगा तो ये कोई और शख्स होगा, ये वही इंसान है, ये बस उसका टाइम है। लेट मी गिव दैट पर्सन दैट स्पेस, दैट टाइम, सो दैट ही कैन टेक हिज आर्टिस्टिक लिबर्टी। तो वो आई थिंक फॉर अ मैन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट पार्टनर हु अंडरस्टैंड्स कि इस इंसान के लिए कितना ज़रूरी है इसका स्पेस होना। और आई थिंक वी डोंट लाइक टू शो इट, बट हमको किसी इंसान पे डिपेंड होके बड़ा मज़ा आता है। हाँ हाँ, वी डोंट लाइक टू शो इट, बट समवेयर डीप डाउन, लेयर 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 लेयर, बहुत नीचे वाली लेयर में कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सो आई वुड लाइक टू हैव अ पार्टनर इन माई लाइफ जो मेरे को सपोर्ट करता है, हु डजंट वांट टू बी लव्ड इन अ वे। तो वो आई वुड लव टू बी विद अ पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड्स कि एक बार कोई आके बस ये बोल देना कि थक गए होंगे, बहुत थकान हो गई होगी, आज ये काम करा है वो करा, खत्म, खत्म, उतर गई सारी, वहीं पे उतर गई। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत लव इज नथिंग बट लव एंड कंपेनियनशिप इज नथिंग बट दीज लिटिल थिंग्स दैट यू डू। वही है बस, हम इजी इजी पीपल टू प्लीज, बहुत इजी, मिनिमलिस्टिक एफर्ट्स। ऐसे प्यार है इम्पोर्टेंट लाइफ में। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आई थिंक 4 साल मैं अकेले रहा। आई हैड अ ब्रेकअप, और उस ब्रेकअप के बाद 4 साल मैं अकेले रहा, मैं खुद के साथ रहा। और जब आप 4 साल खुद के साथ रहते हो ना, आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं होती। और जो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में भी आ रहा होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो गया। अगर वो आपसे, आई टेल यू, द पर्सन हु वॉक्ड इनटू माय लाइफ आफ्टर 4 इयर्स, देन वो इंसान मेरे से पूछता था कि अच्छा आज दिन में क्या किया। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट वो 4 साल के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि वाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, why do I feel obliged that I have to give you an answer for this? मेरे को नहीं देना यार जवाब, मैं क्यों दूँ जवाब। उसके बाद जब धीरे धीरे, कमिटमेंट इज अ वर्ड, या इट्स अ वेरी बिग वर्ड, बहुत बहुत बड़ा शब्द है ये, और शायद यही कमिटमेंट होती है कि मुझे अच्छा ही लग रहा है, मुझे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी लग रहा है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट फील आई शुड बी फीलिंग ऑब्लाइज टू आंसर दिस पर्सन, बट मैंने कमिटमेंट की हुई है, तो आई विल स्टिल आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ गलत नहीं है उसमें, बहुत मासूम सा सवाल है। उसके बाद फिर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि पहले आप कितने अकेले थे, और अब किसी के साथ होने से, किसी सही इंसान के साथ होने से आपके लिए चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। आपका जो वर्कलोड है वो कितना शेयर हो गया है। वो शायद आपका काम ना कर रहा हो वो इंसान आपके साथ जो है, पर वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपका हाथ पटा देता है जस्ट बाय आस्किंग कि अच्छा, जस्ट बाय गिविंग मिनिमलिस्टिक इनपुट्स की इसको इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। चाहे वो वैलिडेटेड, चाहे वो सही हो या ना हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इट मेक्स अ पर्सन फील सो at ease, and I think that's what love does. And love is not, you don't fall into love, you build love, and it's over a period of time. और वो मेरे को ऐसा लगता है कि विद टाइम आपको रियलाइज होता है कि why the word commitment is used instead of just falling into love. So yeah, I think being in love is a blessing, and everybody should feel that in their lives. मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। बट अक्सर कमिटमेंट के साथ एक और वर्ड यूज होता है, वो है फोबिया। हर इंसान ना अपने बैगेज के साथ आता है, और हम लोग को ये बात समझनी चाहिए कि जो अगर हमारा बैगेज है, वो सामने वाले का बैगेज नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमारा बैगेज फिगर आउट करे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमारे पास बैगेज है ना, तो पहले उस बैगेज को सॉर्ट आउट करो, फिर रिलेशनशिप में जाओ। ये जो कमिटमेंट का फोबिया आता है ना, वो वहाँ पे आता है जब कोई इंसान एक रिलेशनशिप में घुस जाता है जबकि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पूरे तरीके से हील नहीं हुए होते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर सेल्फ ऑल्सो। तो वहाँ पे फोबिया आता है।
I waited for 4 years, man. 4 years I did everything. I wrote my heart out. I cried in pain. I screamed for help. मैंने ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं किया. बट जब 4 साल के बाद रिलेशनशिप में घुसा, उसके बाद ऐसा घुसा कि मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरा 4 साल पहले क्या हुआ था. कभी वो चीज़ मैटर नहीं करती, कभी भी वो चीज़ मैटर नहीं करती. एंड दैट इज़ आई थिंक अ पर्सन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू. वो जो हम सिचुएशनशिप्स में आ जाते हैं ना आजकल. एक एक और टर्म होती है, वो मेरे को किसी ने पॉइंट आउट किया था. मेरे ऑस्ट्रेलिया में मेरी हुडी पे लिखा हुआ था, मेरे को पता भी नहीं था. आई रियली लाइक द कलर ऑफ द हुडी एंड आई बॉट इट एंड देन आई रियलाइज कि उस पर लिखा क्या हुआ, हॉपर लिखा हुआ था. ओ एंड आई डिडंट नो व्हाट हॉपर मीन्स. बाद में मेरे को किसी ने बताया कि एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप से तीसरे तीसरे से चौथे चौथे से पाँचवें. एंड ये जो हम करते हैं ना, दिस इज वेयर वी प्लांट सीड्स ऑफ फोबिया. कि और वो सिर्फ जब हम हॉप कर रहे होते हैं ना, सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं हो जाता वो. इवेंचुअली वो जिस इंसान के साथ किया है ना, शायद उसके दिमाग में भी लग जाता है. तो वो आई थिंक इट्स अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील योर सेल्फ. पहले अपने आप को ठीक कर लो, फिर रिलेशनशिप में घुसो, ताकि द गोस्ट ऑफ द पास्ट डोंट हॉन्ट योर प्रेजेंट. तो फिर फोबिया नहीं आएगा. बहुत सिंपल सोल्यूशन है इसका. हील योर सेल्फ, टॉक टू थेरेपिस्ट इफ यू हैव टू. कई बार हमें वो एक थर्ड पर्सन क्लैरिटी की बहुत ज़रूरी होती है. कि कोई इंसान हमें बस ये बता दे कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या इस पे तुम्हारा क्या टेक है, विदाउट बीइंग बायस्ड. वो थेरेपिस्ट भी कर देता है कई बार काम. तो वो डू वॉट एवर इज नेसेसरी for you to, like, self healing is very important. Travel the world, go see mountains, go see beaches and whatever you feel like. Do everything that makes you happy. One should not deny themselves the rightful rights of being happy. And then when you fall in love, there'll be no phobia at all. I was about to confess my love for a girl, and I used this line once, that I'm not in the business of denying myself the rightful rights of being happy. So with that fear, I would like to say that I really love you. So आई थिंक मेरे को ज़रा भी फोबिया नहीं है इस चीज़ का कि कमिटमेंट का फोबिया मेरे को वो नहीं है. आई हैव अ फोबिया ऑफ रिलेशनशिप्स फॉलिंग अपार्ट फॉलिंग अपार्ट. या लूजिंग पीपल. दो अलग अलग फोबियाज नहीं है. आई वुड गिव माई 100% कमिटमेंट, डजंट मैटर यार. इफ आई एम कॉलिंग इट अ रिलेशनशिप, टेक माई 200%. But when it fails, that's what troubles me. That's what I fear the most. Losing people is what I fear. Does have to be a person I love. Can be anybody. Family, parents, anyone. That is my worst fear in life. कहाँ से आता है ये? I think I lost my grandmother, na. When I lost my grandmother, a lot of things changed in my life. I think 24 घंटे में बड़ा हो गया था. पापा यहाँ पे नहीं थे. पापा श्रीनगर में पोस्टेड थे उस टाइम पे. और जब पापा श्रीनगर में पोस्टेड थे, तो जब खबर आई कि दादी नहीं रही, तो उसके बाद सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सारी चीज़ें पापा के ना होने की वजह से मुझे निभानी पड़ी थी. और उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि बड़े हो गए हैं. और उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, अब दादी तो कहानी नहीं सुना पाएगी कभी. उस टाइम पे वो जो मोमेंट्स मैंने दादी के साथ जिए थे बचपन में. दादी कैसे छोटे छोटे अमरूद हमारे लिए तोड़ के लेके आती थी कि ले खा ले खा ले खा ले. वो अमरूद अब कोई नहीं तोड़ के लेके आएगा. एंड ऑल ऑफ अ सडन जब वो चलता फिरता इंसान बस एक तस्वीर बन के ऐसे दीवार पे लग जाता है, मेरी आज भी हिम्मत नहीं होती उस कमरे में जाके जहाँ पे दादी की फ़ोटो लगी हुई है. मैं आज भी नहीं जाता उस कमरे में. मैं इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले गाँव में था. तो मेरी आज भी उस कमरे की जो दहलीज़ है, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस दहलीज़ के अंदर चला जाऊँ. एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years now, 8th year running है. एंड आई स्टिल कांट, आई डोंट हैव द guts to enter that room and look at that picture. Sometimes I've tried to take a sneak peek कि मैं जाके एक बार ऐसे देख लूँ दादी की फ़ोटो को, पर वो 2 सेकंड भी नहीं देख पाता हूँ मैं. मेरे को वो एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है. जैसे गांव में जो घर है हमारा, उस घर के पीछे अमरूद का पेड़ होता था. उस अमरूद के पेड़ के नीचे दादी खाट लगा के बैठी होती थी. आज भी जब जाते हैं तो उस अमरूद के पेड़ पे देखते हैं, तो दिल में एक उम्मीद सी होती है कि शायद दादी आज भी अमरूद के पेड़ के नीचे बैठी होगी. तो वो सारी चीज़ें. एंड वहाँ से मेरा लॉस आया, क्योंकि जब दादी गई तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं दादी से कितना अटैच था. पहले नहीं था. पहले नहीं पता चला मेरे को कभी इस बात का. जब वो चली गई तो मेरे को पता चला अचानक से. और उस दिन मेरे को फियर हुआ कि भाई मेरी लाइफ से कोई भी इंसान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है मैं इससे कितना अटैच हूँ. और वो इंसान चला गया अचानक से, मेरे को रियलाइज़ हो कि वो शिट, मैं तो इससे इतना अटैच था भाई, मैं उससे डील नहीं कर पाऊंगा. सो दादी के जाने के बाद मेरे को हिट करना स्टार्ट किया है. इमोशंस प्रोसेस करने में आपको दिक्कत होती है? इमोशंस में फिगर आउट कर लेता हूँ क्या है क्या नहीं.
कहाँ से आ रहा है, रूट कॉज क्या है, सारी चीज़ें मैं फिगर आउट कर लेता हूँ। प्रोसेस करने में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब मेरे सारे जो दोस्त हैं वो लड़के हैं, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है और वो अंदर रह जाता है सब कुछ, नहीं हो पाता, कभी नहीं पूछ पाएंगे दो लड़के। एक इतना बड़ा इमोशन है जो आप ये लगा लो, आप 6 महीने से लेके घूम रहे हो आपके दिमाग में, 2 महीने, 2 मिनट से ज़्यादा सीरियस बात कर ही नहीं सकता एक लड़का दूसरे लड़के से। प्रॉब्लम यही है, तो वो 6 महीने का जो आप पैकेज लेके घूम रहे हो, आप उसको कैसे समझाओगे 2 मिनट से कम टाइम में? तो वो एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, एंड इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स अ शेयर ट्रेजेडी ऑफ इमोशंस। मेरे को बड़ा उसमें दुख होता है। फिगर आउट कर लेता हूँ इमोशंस, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है। दैट इज़ वाई आई थिंक राइटिंग हैपन टू मी, कि जो मैं किसी इंसान को नहीं बोल पाता वो मैं कागज़ पे लिख देता हूँ। इसी पे एक बार भी लिखा था कि मैंने बोला ये नई नस्ल वाले क्या इश्क और क्या गम लिखेंगे, लाओ कागज़ कलम इधर लाओ, हम लिखेंगे। तो जो भी दिमाग में होता है ना, वो सब मैं लिख देता हूँ। आई डोंट हैव अ जर्नल, आई समटाइम्स राइम इट, कभी मैं उसको राइम भी नहीं करता, मैं बस एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो राइटिंग इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इट्स नॉट अ हॉबी। तो दोस्त की क्या अहमियत रह गई फिर? दोस्त की अहमियत ये रह गई कि जब मैं लाइफ में कोई डिसीजन ले रहा हूँ, वो राइटिंग नहीं दे सकती मेरे को। एक बहुत कोविड हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, कोविड के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए थे और हम ऑलमोस्ट 2.5 साल से ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए थे। आप इंडिया ना आ सकते हो ना इंडिया से जा सकते हो। साइमल्टेनियसली इंडिया में डेथ्स हो रही हैं फैमिली के अंदर। विद इन 1 वीक आई थिंक आई लॉस्ट 4 फैमिली मेम्बर्स। और वो क्या होता है ना कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में, आपको पहली डेथ की खबर आती है, आपको बुरा लगता है, दूसरी डेथ में आपके पाइल ऑन होता है, तीसरी डेथ में आपको नंब हो जाते हो, चौथी में आपको पता ही नहीं चलता है रिएक्ट कैसे करना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज, राइटिंग तो वेंट आउट कर रही थी, पर उस टाइम पे वो जो कमर पे हाथ चाहिए होता है ना, कि कोई नहीं, इट्स ओके, एक बंदा है तेरे साथ। वो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में मेरा बेस्ट फ्रेंड था रौनक, वो और मैं होते थे। उस टाइम पे हम दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया जो शायद कभी नहीं था। हम लोग रोज शाम को, मैं गवर्नमेंट जॉब पे होता था, ऑस्ट्रेलिया में अलाउड नहीं था घर से बाहर निकलना, पर मैं गवर्नमेंट जॉब पे था, तो मैं वो था क्या, कौन से वर्कर होते थे, एक होता था एसेंशियल वर्कर्स, एक होता था नॉन एसेंशियल वर्कर्स, एक होते ऑथराइज्ड। हम ऑथराइज होते, विच वॉज द टॉप टीयर। तो हमें अलाउड होता ऑस्ट्रेलिया में कहीं से कहीं भी घूमना। तो हम रात को 1 बजे क्या करते थे, मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनता था जॉब की, कि कोई पुलिस वाला रोके तो उसे देखिए कि मैं यूनिफॉर्म में हूँ और फिर वो जाने दे। और मेरा फ्रेंड जो होता था वो मेरी दूसरी यूनिफॉर्म पहनता था जो गवर्नमेंट जॉब की होती। तो हम दोनों मेरे स्कूल, वो ऑफिस की यूनिफॉर्म में जाते थे 7-11 पर रोज़ जाके हॉट चॉकलेट पीते थे। और दिन में जितना भी बढ़ने, क्योंकि उसकी फैमिली में भी हो रहा है, वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। और उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो भी कितना इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहा है और मैं भी कितना इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहा हूँ। क्योंकि हम दोनों इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं उस टाइम पे, तो हम आधे आधे घंटे तक बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से, जबकि हम उससे पहले 1.5 साल से साथ थे। 1.5 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 5 मिनट से ज़्यादा कभी सीरियस बात की हो। उस टाइम पे क्या हुआ ना कि दर्द दोनों का सेम है। और क्या है ना कि दर्द भी लोगों को जोड़ता है। उसने मेरे दोस्त को जोड़ दिया और उस टाइम पे वो मेरा एक ऐसा सपोर्ट बना, और शायद मैं उसका एक ऐसा सपोर्ट बना, क्योंकि हमारी फैमिलीज हमारे साथ नहीं थे। और उसके बाद जब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के इंडिया आना चाहता हूँ स्टेज शो, कौन था? मेरा दोस्त ही था ना, जिसने बोला चल जा, मैं तो देखता ही तेरे को वहाँ पे हूँ। वो कभी राइटिंग नहीं कर पाते। एक दोस्त की अहमियत बहुत ज़रूरी होती है। बचपन के दोस्त हैं? हम्म, नहीं? नहीं, नहीं, आर्मी स्कूल में थे, तो कभी किसी के साथ इतने हो ही नहीं पाए। कहीं किसी स्कूल में 3 साल रह रहे हैं, किसी में 4, किसी में 5, शिफ्ट ही होते रहे। फ्रेंडशिप्स मेरी स्टार्ट हुई जब मैं कॉलेज में जाना स्टार्ट हुआ, और कॉलेज में मेरे को इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, तो वहाँ पे तो मैं वैसे ही मुंह फुला के घूमता रहता था, मैंने दोस्त बनाए नहीं इतने। उसके बाद जब मैं जॉब में गया तो कॉर्पोरेट में ही जाना था, जब इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, अब जहाँ पे जॉब लगी है तो उसमें वैसे ही मन नहीं था, तो 2.5 साल वो करी। फिर मैंने अचानक से एकदम से जॉब छोड़ी। वन डे आई जस्ट क्विट माई जॉब, नो नोटिस पीरियड, नथिंग, आई एब्सकॉन्डेड, एंड इट वाज अ एमएनसी। इट्स इन द, आई थिंक, टॉप 6 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, and I just absconded from the company. I'm still in the ब्लैकलिस्ट? blacklist of it, and still am. और क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में ना दोबारा उस कंपनी में अप्लाई करके देखा था, तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, जबकि उससे ऊपर वाली कंपनी में मैं सिलेक्ट हो गया था, सेम पोजीशन एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद जब मैंने वो 2.5 साल के बाद वहाँ से एब्सकॉन्ड किया, उसके बाद आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में क्या हुआ, आई एम मीटिंग पीपल ऑन द रोड,
और फिर उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो रही है, पर देन आई मतलब 4 दिन मैं इस इंसान के साथ हूँ, 5वें दिन मेरे को कोई और मिल जा रहा है जिसकी पर्सनैलिटी और इंटरेस्टिंग है, तो आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद मेरी लाइफ में थोड़ा सा ठहराव आ गया, जहाँ पे ये सब कुछ कर लिया है। मेरी पर्सनैलिटी जो है, इट हैज़ बिकम अ कोलाज ऑफ ऑल द पीपल दैट आई हैव मेट ड्यूरिंग माई ट्रैवलिंग डेज। नाउ आई हैव रीच्ड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ठहराव आया है, यहाँ पे ठहराव में एक इंसान आया मेरे पास। तो मैं तो हमेशा लाइफ में यही कहता हूँ कि मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड है, और वो शुरू से लेके आखिर तक वही है, और वही रहेगा आज भी। रौनक श्रीवास्तव, नोबडी एल्स। पता है ऐसा बोलते हैं कि, और बहुत लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं हम्म। कि एक टाइम पे जब आप दोस्त बनाते हो तब सब कुछ अच्छा होता है, राइट? बट जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है, उसकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो एक पॉइंट शायद ऐसा भी आता है जहाँ पे आप उतना नहीं कनेक्ट कर पाते अपने उसी दोस्त के साथ जिसके साथ आप पहले घंटों बैठ के बातें कर सकते थे, एंड मे बी दैट इज कॉल्ड आउट ग्रोइंग सर्टन फ्रेंडशिप्स और सर्टन पीपल इन योर लाइफ। I'll tell you a very interesting incident about this. So मैं जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया था, so it was my friend who dropped me, ठीक है, at the airport. फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीच में आई थिंक 1.5 साल शोज करने के बाद मैं वापस गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझना, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट जो अभी आपने रेस करा है ना, ये मेरे नेक्स्ट शो की थीम है। ओके। हाँ, कि हाउ पीपल आउट ग्रो ईच अदर। और उसमें हुआ क्या कि मैं तो लास्ट टाइम जब मैंने अपने फ्रेंड को देखा था, और ये उसके शो देखने से पहले की बात है, अभी लास्ट टाइम मैंने अपने फ्रेंड को देखा था तो मैंने उसे सिडनी एयरपोर्ट पे देखा था। अब मैं 1.5 साल बाद सिडनी आ रहा हूँ, तो वो मुझे रिसीव करने आया है, तो वो मुझे रिसीव करने का है सिडनी एयरपोर्ट पे आया है। तो बेसिकली मेरा जो टाइम लाइन चल रहा है वो सिडनी एयरपोर्ट है, पर उसके बीच में 1.5 साल गुजर गए हैं, जो मेरे लिए नहीं गुजरे हैं उसके लिए गुजर गए। शायद मेरे लिए अलग कॉन्टेक्स्ट में गुजरे, उसके लिए अलग कॉन्टेक्स्ट में गुजरे। फिर जब हम सिडनी, आई रिमेंबर दिस वन स्मॉल इंसिडेंट जहाँ पे मैं उसको कहता हूँ कि सिडनी एयरपोर्ट से निकले हैं, और मैं उसको कहता हूँ चल 7-Eleven चलता है, कॉफ़ी पी के आता है। बोलते नहीं यार, रात हो रही है, क्या करेंगे इस टाइम। एंड दैट हिट मी लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स कि भाई थिंग्स हैव चेंज्ड, टाइम हैज़ पास थ्रू रिलेशनशिप्स। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर एक नई तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जहाँ उसकी शादी भी हुई, फिर भाभी भी आई बीच में। देन आई रियलाइज कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी, हाँ चीज़ें बदल जाएंगी। तो आई थिंक यू ग्रो, यू मैच्योर, एंड इफ़ यू आर इमेच्योर तो फिर आपके वो रिश्ते टूट जाएंगे। इफ़ यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, तो आप उन सर्कमस्टांसेस को भी समझोगे, अपने दोस्त को भी समझ। अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप ना, आपको भी समझना होगा। एज लॉन्ग एज कि बीच में मैलिस नहीं है, जहाँ पे उसके दिल में मैल नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने के लिए। तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा अपने दोस्त के साथ एडजस्ट करने में। डिफिकल्ट होता है बहुत change। डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है चेंज। स्पेशली मैंने, अब मेरे लिए इतना डिफिकल्ट क्यों हुआ कि जो मेरा शो है उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 1.5 साल से मैं वही कहानी बार 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 दुनिया को बता रहा हूँ कि मेरा दोस्त मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट, मेरा दोस्त मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट, मेरा दोस्त है मेरे लिए। अब मेरे दिमाग में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है वो। और मैं सिडनी एयरपोर्ट पे जाके उसे कह रहा हूँ चल 7, और वो पहली चीज़ कहती है इतनी रात को क्या करेंगे। तो वो जो 1.5 साल का जो बिल्डअप था, व्हेन इट केम क्रम्बलिंग डाउन, इट टुक मी अ लिटिल व्हाइल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये हुआ क्या अचानक से। फिर उसको लगे अराउंड 2 महीने समझने में क्या हुआ। बीच में एक वो टिफ भी रहती थी, रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेंड भी लगता था, पर हमें पता था कि उसके दिल में मैल नहीं है, मेरे दिल में मैल नहीं है, हम कर लेंगे ठीक अपना टाइम के साथ। और वो हो गया एक दिन। बस क्या हुआ, सॉल्व भी कैसे किया, एक दिन चले गए 7-Eleven कॉफ़ी पीना रात को, बस दैट्स इट। उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में। फिर भाभी को भी समझ लिया, सारी चीज़ें समझ ली, जो इक्वेशन है वो सारी चीज़ें समझ ली। वेरी सिंपल, very simple to solve relationship. If you want to be with a person, you will be with a person. You don't need reasons to be with that person. You need reasons to leave. You don't need reasons to stay. Love is enough. आपको ये लगता है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है नॉर्मलाइज करना आजकल के टाइम में, स्पेशली मे बी विद द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू, कि इट्स ओके टू बी बिजी, इट्स ओके टू समटाइम्स Yes. नॉट बी देयर। Not be there. Not be there in the sense कि the person should know कि that you're around. You're just not there in the moment because you're somewhere कॉट अप। caught up maybe. And I think that comes with understanding. और वो that is why I was saying that love is built. वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ना समझ आती है। एक आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हो, स्टार्टिंग में जाते हो, आपको उसके पूरे इंसान की जान पहचान नहीं होती है, आपको उसका पूरा किरदार समझ में नहीं आया होता दिमाग में। वो वक्त के साथ साथ आप वो बहुत सारी गांठें होती हैं जो आप वक्त के साथ साथ खोलते जाते हो।
और इंसान थोड़ा सुलझता जाता है आपके दिमाग में। तो धीरे धीरे जब आप समझने लग जाएं कि हाँ ये बिजी होता है, पर जब हाँ इसका काम खत्म होगा तो लौट के घर ही आएगा, तो वो जब कॉन्फिडेंस होता है ना आपके अंदर, तो आई थिंक दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो सॉल्व। मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू सस्टेन if your brain is sorted enough. You want to be with that person, I will be with that person no matter what. I will not cheat on that person. There will be no, मेरे दिल में कोई भी गलत ख्याल नहीं आएगा इस रिलेशनशिप को लेकर। मेरे को रहना है इसी इंसान के साथ। फिर आप रह लोगे बहुत आसानी से। आप बहुत आसानी से रह लोगे। अगर दो इंसान हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरे को इसी इंसान के साथ रहना है, उनको कोई अलग ही नहीं कर सकता ना। उनको कोई अलग ही रखता। अगर मैं बिजी भी हूँ तो उस इंसान को पता है कि काम खत्म होगा इधर ही आएगा। वो बिजी है, मेरे को पता होगा काम खत्म होगा इधर ही आएगी। इतना सिंपल होता है। हम कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारे एक्सपीरियंसेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हमारे पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं ना, अनवांटेड ओपिनियंस भी आ जाते हैं, वो हमारे दिमाग में भी घुसते हैं। जो भी हम देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में घुस रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें ना, वो फियर्स भी लेके आते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। तो मैं तो जब भी रिलेशनशिप हो तो मैं तो आई लाइक टू कीप इट ऑन अ वेरी ग्राउंड लेवल। एक चीज़ होती थी मुझसे कि मैं ना, अगर मेरे को कोई चीज़ बुरी लगती थी ना तो वो मैं बोलता नहीं था। इट वॉज ए वन ऑफ द रिलेशनशिप्स दैट आई लर्न कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। और वो बात भी कैसे स्टार्ट हुई कि द अदर पर्सन टोल्ड मी दैट यू नो जय यू विल हैव टू टॉक अबाउट दिस। एंड मैं बोला कि आई व्हाई, लाइक मैं मतलब मेरे को बुरा लगा है ना, मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा उस चीज़ को, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। बोलती इट इज़ माई प्रॉब्लम। एंड देन शी गेव मी अ स्पेस, होता है ना सेफ स्पेस, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुना जा रहा है और उसके ऊपर काम किया जाएगा। और जब मैंने देखा कि जो मैंने बोला उसको सुना गया और उस पर काम किया गया, तो फिर मेरा बोलने का मन किया। फिर एक ऐसा चीज़ आ गई जहाँ पे मैं जो भी फीलिंग थी एज इट इज़ पोर्ट्रे करता था। मैं अपने वर्ड्स भी फॉर्मुलेट मॉड्यूलेट नहीं करता था, जो मुझे फील। एंड आई हैव सेड वन ऑफ द, लाइक आई हैव सेड लाइक रियली डिफिकल्ट थिंग्स फॉर अ मैन टू से टू गर्ल, जस्ट बिकॉज कि मेरे को ऐसा एक सेफ स्पेस फील होता था कि मैं बोल सकता हूँ एंड आई एम हर्ड। ऐसा नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, आई एम हर्ड। तो आई थिंक वो सेफ स्पेस होना एक रिलेशनशिप में भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे फोबियाज वोबियाज सब दूर हो जाता है धीरे धीरे। हर चीज़, एवरीथिंग इज, रिलेशनशिप्स आर सॉर्टेड मैन, इफ यू आर सॉर्टेड एज अ पर्सन। जाकिर खान ने एक लाइन बोली थी, पता है, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला था कि आदमी को आदमी से बात करनी आती है, आदमी को औरत से बात नहीं करनी नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। पर वो इसकी शायद एक, और आदमी को औरत से बात करना भी एक औरत ही सिखा सकती है, कोई आदमी नहीं सिखा सकता। तो वो हर लड़का बात कर सकता है, उसको बस ये महसूस होना चाहिए कि मेरी बात सुनी जा रही है। मेल ईगो होता है, इट्स अ रियल थिंग, इट्स एंड इट्स ऑल्सो वेरी फ्रेजाइल। तो वो कोई कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है। बट मेरे को एक औरत ने सिखाया है बात करना, तो वो आई लिटरली बो माई हेड इन ग्रैटिट्यूड कि भाई अगर वो नहीं होता ना, क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ कि उसके बाद जब मैं बात करने लग गया तो लाइफ कितनी आसान है। कि मेरे को अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है और वो मेरे रिलेशनशिप के लिए कितना अच्छा है, कि ऐसी कोई चीज़ है जो मेरे दिमाग में है और जो मेरे को हर्ट कर रही है, और वो जो मेरे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे को किसी तीसरे बंदे को जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को इतना स्पेस दिया हुआ है कि मैं उसको जाके बात कर सकता हूँ। और ये चीज़ उसने मेरे को सिखाई है, मेरे अंदर नहीं थी। पूरा क्रेडिट उसका है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन हम्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई डेंट नो दैट इट वॉज दैट इम्पॉर्टेंट अंटिल आई रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज। वैसे चलो एक बात बताओ, टेल द बॉयज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, व्हाट इज द हार्डेस्ट थिंग दे हैव टू डू व्हेन दे बिकम मेन? For me, the hardest thing, there are two actually. For me, the first was to express, because after you become a man, after you feel that you are responsible enough, जैसे मैंने बताया कि वो एक vulnerability starts feeling like a sign of weakness. So expressing yourself and trying to explain it to yourself कि भाई ये weakness नहीं है, this is something that needs to be done sometimes. तो वो एक समझना। और दूसरा मेरे साथ क्या हुआ था, एंड दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहा था, और ऑस्ट्रेलिया का जो मेरा कमरा था ना, वो उसकी एक एक चीज़ मैंने खरीदी, मैंने लगाई। और मैं अचानक से ओवरनाइट इंडिया आया हूँ मैं। मेरा 15 तारीख 14 तारीख को इंडिया आने का कोई प्लान नहीं है। 15 तारीख को मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ, ठीक है। मेरी अपनी गाड़ी सब कुछ मैं अपने दोस्त के पास छोड़ के आया था। दैट्स हाउ आई केम टू इंडिया। बहुत फिल्मी सीन था।
बट उसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट आज भी मेरे को ये लगता है कि जब मैं अपना सामान पैक कर रहा था फ्लाइट में, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि 30 किलोज अलाउड। अलाउड, बैगेज अलाउड। तो वो जो कमरे में जितने सारे सामान लगाया हुआ था, वो सब अब अचानक से मेमोरी बन गई है मेरी। अब मैं किसी भी तस्वीर को देख रहा हूँ, मेरे को याद है, अच्छा ये तब ली थी, अच्छा ये तब ली थी। अब उनका ना वजन हो गया, सो अटैच हो गए हो। अटैच हो गया हूँ। और वो अटैचमेंट मैंने वो बोली थी ना कि जब कोई इंसान जा रहा होता है, आपको अचानक से रियलाइज होता है ओ शिट मैं इतना अटैच था इससे। वो चीज़ मेरे को तब रियलाइज हो रही है। तो फिर अब उनका वजन हो गया है, अब यादों का बोझ है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सी याद हल्की है, कौन सी भारी है। जो भारी वाली है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आप सोचिए लाइफ में कितना सिग्निफिकेंट है कि वो जो भारी वाली चीज़ें वो आप छोड़ते जा रहे हो, हल्की हल्की जो चीज़ें हैं वो आप अपने साथ लेके आ रहे हो। और वो जब मैंने एक पोटली बनाई 28 किलो की, और जब मैं सिडनी एयरपोर्ट पे रखने गया और उसने मेजर किया, उस पर 28 किलो आया। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं 2 किलो और ला सकता था, मेरा पूरा कमरा मेरे दिमाग में घूम रहा था कि और क्या रह गया, और क्या रह गया, और क्या रह गया। सो getting rid of the memories is one of the most difficult things that you will do in life आगे चल के, बट वो बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। वो बैगेज को छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। एंड वी जब भी कोई चीज़ किसी इंसान को नहीं मिलती है, वो उसी की तरफ ज़्यादा भागता है। हम मैन बॉयज़ इमोशंस से हमको थोड़ा सा खींच के रखा जाता है, और जब मोमेंट्स आते हैं ऐसे, तो इंसान उन्हीं इमोशंस की तरफ भागता है। एट दैट पॉइंट यू विल फाइंड कि वो कितना डिफिकल्ट होगा। सो दैट इज समथिंग दैट, जो मैंने पहले बताया, वल्नरेबिलिटी, दैट विल सेव यू फ्रॉम दिस। क्योंकि अगर आप तब तक वो नहीं करोगे तो फिर यहाँ अटकोगे। मैंने नहीं किया था, मैं यहाँ अटक गया था। आज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं संभाल लेता। अगर आज वाला जय होता उस दिन, तो वो शायद कमरे में उसकी सिचुएशन थोड़ी बेटर होती। The first thing I did after landing in India was to delete that video that I took of my room before leaving. मैंने बोला मैं इसको देखूंगा तो मैं बार बार रोऊंगा। मैंने डिलीट कर दिया था वो। So yeah, emotionally, don't think that being emotionally vulnerable is a sign of weakness, and drop the baggage that you've been carrying for so long. कभी सोचा आपने कि बैगेज आता कहाँ से है? जैसे मैं इसके बारे में भी रिसेंटली सोच रही थी और मैंने सोचा कि यार एक जनरेशन है, ठीक है? हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ले लो। वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को कितनी सारी चीज़ें पास ऑन करते हैं। वैल्यूज़ पास ऑन करते हैं, कुछ अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी। जब पास ऑन हो रही होती है तब तो हम ले लेते हैं। हमें नहीं समझ आता, बच्चे होते हैं कि कौन-सी अच्छी है, कौन-सी बुरी। बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि यार मैं ऐसा क्यों? ये व्हाई एम आई दिस पर्सन? और फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि काफ़ी ना इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा होता है, जो पास ऑन होता रहता है, जो तुम्हें विरासत में मिलता रहता है। और तुम बड़े होते हो और तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ें तो मेरे को शायद मेरे पेरेंट्स से मिली है। और ये चीज़ें आपको तभी रियलाइज़ होती हैं जब आप चेंज हो रहे होते हो। जब आप उन चीज़ों में होते हो ना ऑलरेडी, आपने कभी कॉन्शियस एफर्ट नहीं लिया चेंज होने का, तभी आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये कितना गलत था। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी, मैं गांव में जाता हूँ कई बार, तो गांव में अभी भी सदियों पुराने रीति रिवाज चल रहा है। हुँ, तो मेरा जो छोटा भाई, कज़न ब्रदर, उसकी शादी हो गई है। अब हरियाणा में है, जो लोग हरियाणा से हैं उनको रियलाइज़ होगा कि ये बात कितनी सही है। हमारे यहाँ पे जो, जैसे मान लो जो छोटा भाई है, उसकी जो वाइफ है, वो हमसे मुंह ढकती है क्योंकि हम भाई से बड़े हैं। मैंने अपनी मम्मी को ये करते हुए देखा है, पर मेरे को कभी रियलाइज़ नहीं हुआ। आई ऑलवेज टुक इट कि ऐसा ही होता है। समझ भी नहीं थी, रिवाज़। समझ भी नहीं थी। फिर जब मेरे भाई की जो वो हैं, वाइफ हैं, उन्होंने मुझसे ये किया ना, आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड। एंड आई थिंक आई वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट वन इन माय फैमिली जो मैंने उनको जाके बोला कि आपको मेरे से मुंह ढकने की ज़रूरत नहीं है, आपको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला पिछली जनरेशन तक रहने दो यहाँ पे किसी, क्योंकि सबसे बड़ा मैं ही था घर में। मैं बोला मुझसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला मुझसे नहीं कर रहा तो फिर किसी से भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक इंटर जनरेशनल चीज़ जो चलती आ रही थी, और वो फिर मैंने खड़ाक से तोड़ी। और वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सिंपल सा था, स्कूल में होता था क्रिकेट का बड़ा शौक होता था। और पढ़ाई का ऐसा होता था, माई ब्रेन हैज़ ऑलवेज बीन वेरी शार्प। मैंने एक बार कोई चीज़ पढ़ ली तो पढ़ ली। फिर वो, आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन माई 10th स्टैंडर्ड। आयरनी वॉज कि 10th स्टैंडर्ड में ही मैं बंक मार के क्रिकेट खेलने जाता था।
और जब मैं बंक मार के क्रिकेट खेलने जाता था, मेरे किसी रिलेटिव ने देखा था, उसने जाके मेरी मम्मी को दिखा दिया, बता दिया। और उसके बाद पापा फौजी थे, तो उसने मेरा नाम बंकर रख दिया, ये तो बंक करता है, बंकर। और बंकर फौजी में भी एक टर्म होती है, तो बोलते बंकर है, बंकर है, बंकर है। और वो ना मेरे को बड़ा हिट करता था। और मम्मी पापा भी रियलाइज़ नहीं करते थे कि एक बच्चे को कितना उसका इम्पैक्ट आता है। उस टाइम तो आपका दिमाग फॉर्म हो रहा होता है ना, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं आपके। तो वो चीज़ ना मेरे को आज भी इसलिए याद है क्योंकि उस टाइम पे हुई थी, हालांकि इतनी मेजर नहीं थी उस टाइम पे। मेरे को बहुत दर्द हुआ था शायद उस बात का, चुप गई थी बहुत ज़्यादा। और वो इसलिए मेरे को आज तक याद है। जब मेरा 10th में रिजल्ट आया था और जब मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, मैंने लिटरली, मेरे को याद है, मैंने पापा को बोला था, मैंने बोला अब बुलाओ उनको, कहाँ है वो? बोलते बंक मारता है, बंक मारता है, मैंने बोला अब बुलाओ ना, अब बताओ उनको। पापा ने उल्टा मेरे को डांट दिया वहाँ पे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, एक शायद हमारी सोसाइटी में अभी वो सेंसिबिलिटी आई नहीं है कि एक बच्चा जब बड़ा हो रहा था ना, तो उसका दिमाग कितना सेंसिटिव होता है छोटी छोटी चीज़ों। आप हमारे गांव में मैंने कितनी बार देखा है, कोई किसी को आके ऐसे बोल जाएगा अचानक से, एक काढ़ो, क्योंकि उसका रंग काला है। आप तो बोल के निकल गए, आपको तो याद भी नहीं रहेगा। शायद मैंने भी बोल दिया होगा किसी को, क्योंकि मेरे को याद नहीं है। हमारे गांव में ऐसे ही होता होगा, मैंने बोल दिया रहेगा, पर उसको याद होगा। वो उस बारे में सोच के सोएगा शायद रात को। तो आई थिंक वी नीड टू बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स। इफ आई हैव अ किड, मैं तो भैया मैं तो चाहता हूँ कि हमारे से बिल्कुल ही अलग ही हो जाए। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है हमसे। मतलब आई ट्राई टू टेक अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन टू नॉट से थिंग्स दैट कैन इम्पैक्ट समवन सबकॉन्शियस। मेरे को नहीं करना किसी को इम्पैक्ट, कि मैं तो भूल जाऊंगा, वो याद रखेगा ज़िंदगी भर। एंड देन जब वो याद रखेगा तो वो मेरे को कभी भी गुड लाइट में नहीं देखेगा। वो मेरे को हमेशा ऐसा सोचेगा, इसने मेरे को ये बोला था, चाहे वो आके बोले या ना बोले। सो लाइक दैट। सो आई थिंक पेरेंट्स नीड टू बी एक एक वो स्टैंडर्ड्स ऑफ अपब्रिंगिंग है ना, वो थोड़े से होने चाहिए। देयर शुड बी अ लॉ अबाउट इट, आई थिंक। बिकॉज मैं बहुत ट्रॉमा से गुजरा हूँ उसमें यार, बचपन में। पापा फौजी थे, हमेशा कभी मार दे रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन एवरीथिंग। सुबह 5 बजे उठना है, ये करना है। आई रिमेंबर पापा साइकिलिंग करा रहे थे एक बारी, और मेरे को साइकिलिंग आती नहीं थी, तो मैं सीख रहा था। तो पापा ने एक दिन ट्राई करा, 2 दिन ट्राई करा, एंड आई वाज वेरी यंग, ठीक है। और अभी मेरे को बैलेंस करना आया नहीं है, पर वो जो साइड व्हील्स होते हैं ना, जो लगे होते हैं साइकिल के साथ, पापा ने वो दोनों उतार दिए हैं और मेरे को बोल दिया कि आज तू सीख लेगा। पापा ने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं साइकिलिंग सीख लूँगा। तो फिर वो अब बिठा रहे हैं, और वो जैसे ही छोड़ रहे हैं मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी डर गया ना, वो साइड व्हील्स हट गए। इवेंचुअली पापा थक गए, और उस दिन एंड में मेरे को ऐसे धक्का दे दिया। और जब उन्होंने धक्का दिया, थोड़ी दूर तक तो साइकिल गई, फिर गिर गई, और मेरे घुटनों पे आज भी निशान है। दैट इज़ व्हाट माय father did to me. So now I take it in a very as a light-hearted and everything, but that time it was hurting. Will I do the same thing with my kids? No, I can't. Never Because say that, never. but because that hurts यार। तो वो ट्रॉमा जो हमारा सालों से चलता आ रहा है ना, वो उसके ऊपर एक वो होना चाहिए, मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए अपब्रिंगिंग ऊपर। देयर शुड बी अ मिनिस्टर अबाउट इट, अपब्रिंगिंग मिनिस्टर। चलान लगाओ। हाँ, कुछ भी लगाओ। उसमें भी हमारे वो करप्शन है ना, वो पैसे देके छुड़ा लेंगे, वो तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। तो इस बचपन का तो बहुत कैरी कर रहा हूँ मैं। आई थिंक बड़े नहीं हो सकते बिना वो चीज़ें कैरी किए। अ, फिर शायद प्रॉब्लम्स अलग होंगी। अगर वो नहीं होगा तो शायद हमारी प्रॉब्लम्स अलग होंगी, पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो आई थिंक ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आई लिव्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ना, ऑस्ट्रेलिया, सो आई नो व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर। उनको क्या डिटैचमेंट इश्यूज होते ही नहीं है, हमको हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ रहे हैं। वो तो निकल जाते हैं घर से बाहर, उनके इश्यूज दूसरे हैं। तो वो प्रॉब्लम्स रहेंगी हमेशा, बट आई वुड रादर हैव दोज प्रॉब्लम्स देन दीज। यार एक बेटा अपने बाप को किस तरीके से देखता है बड़े होते हुए? फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज अ बॉय व्यू हिज फादर व्हेन ही इज 10, देन व्हेन ही इज 20, देन व्हेन ही इज इन हिज 30s? वो स्टेजेस क्या होती हैं? यार आई थिंक व्हेन आई वाज 10 आई लुक्ड एट माय फादर विद अ सेंस ऑफ फियर, Okay. ऑलवेज, कि पापा हैं, लाइन पे रहना है, नहीं तो मतलब ऐसा होता था कि पापा शूज़ फौजी बूट्स होते थे, और घर के ना ऐसे सीढ़ियाँ आती थी, तो जब पापा सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते पता चल जाता पापा आ रहा है। आवाज आती है। आवाज़ आती थी, टीवी बंद, जाके बुक्स पे बैठ जाओ। ठीक है, टिल 10th इट वाज लाइक टिल 10 years of age, and probably later also it was like that. I was very scared of my father. I was very attached to my mother, very attached. और
उसके बाद आई थिंक व्हेन आई टर्न्ड 20, वेयर वाज आई 20, आई वाज इन इंजीनियरिंग। फियर धीरे धीरे कम हो गया था, क्योंकि पापा भी तब तक ना थोड़े थोड़े बूढ़े होते जा रहे थे और पापा भी थोड़े सॉफ्ट होते जा रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पापा की इमेज एक ऐसी हो गई थी कि ही इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, यू नो, कि फीस भी है तो पापा, ही बिकेम वो एक वो होता है ना कि द सप्लायर एंड प्रोवाइडर। प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली। 20 years तक हमारा वो आ गया था, पर डर अभी भी है हल्का हल्का। आई थिंक 26, 27 is when I started maturing in life, and that's when I understood what was my father's role, because I was slowly stepping into his shoes. मैं एक बार पुणे में शो कर रहा था, और पुणे में शो करने के बाद मैं एयरपोर्ट जा रहा था। वहाँ पे एक ऊबर ड्राइवर के साथ मेरी कॉन्वर्जेशन होनी चालू हुई, एंड आई वाज जस्ट एंड ही स्टार्टेड आस्किंग। सो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, बिकॉज द मोमेंट ही केम टू पिक मी अप ना, ही स्पोक इन इंग्लिश, एंड दैट इंग्लिश वॉज वो होती है ना कि इट वॉज नॉट अ, इट सीम्ड दैट दिस पर्सन इज वेरी एजुकेटेड, सो ही स्पोक लाइक दैट, एंड आई तो वॉज क्यूरियस माइंड। तो चलते चलते पहले थोड़ी उनसे रैंडम बात करी, या फिर देन मैंने उनसे पूछा कि आप करते क्या हो? बोलते आई वॉज मैनेजर इन अ बैंक। आई वाज लाइक, देन व्हाई आर यू ड्राइविंग एन उबर? ही इज लाइक, बिकॉज मैं घर पे बोर हो जाता हूँ, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मैं यही करते रहता हूँ। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द शो, व्हाट आई डू, देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, एंड देन ही सेड दिस वन लाइन, he said that, you know, a son will always fall in love with his father after he has grown up, because a father's love is always practical and a mother's love is always emotional for a son. And that really stuck. Like मेरी पूरी लाइफ ना मेरी आंखों के सामने फ्लैशबैक में चली गई, because that is how it was 10, 15, 25, and that's when I starting to realize कि मेरे पापा की सेम स्टेजेस रही हैं, that fear, then becoming a provider, and then becoming a support to the family, that my father was supporting me all this while. It took me a little while to understand what he was doing. So what, It all made sense. suddenly life went into a flashback with that one line. And तब मेरे को समझ आया कि मेरे पापा, you know, and I think it also hit me when I saw my father cry for the first time. At that point, it was when my grandmother passed away. My father came after 4 days, because श्रीनगर में snowfall हो गया था। तो जब पापा आया, I saw my father cry. I didn't know what to do, because I was scared of my father. One, I'd never seen my father emotional. Two, and third is, now that my father is emotional, what do I do? I've never been taught those things. So that's when it's very complicated. Again, this one's also a tragedy. But, and it's the society is to blame, because that guy is also a man. I'm also a man. A man just is never taught how to express his love to another guy. It's always looked down upon. It's always हमारे दिमाग में automatically ऐसा आ जाता है कि अरे यार क्या है ये बकवास. And then that is what happened with my father also. That point of time I was like, I didn't know. My body was frozen in that moment. कि मैं करूं क्या ऐसे पापा को, कि पापा सही हो जाए यार, क्योंकि मेरे पापा तो हमेशा सही रहेंगे ना. ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है. पापा तो हमेशा सही रहता है. पापा नहीं रोता. पापा रुलाता है, रोएगा नहीं. और जब पापा रोया तो समझ ही नहीं आया क्या करा, क्योंकि वो सिखाया नहीं. दिस इज व्हाट पेट्रियार्की इज डूइंग. जब एक इंसान इतने सारे इमोशंस अपने लाइफ में जिंदगी भर सप्रेस करके रखता है, अंदर से अग्रेशन नहीं बिल्ड होता? हाँ, बिल्ड होता है, पर उसका बाहर निकलने का तरीका अलग अलग होता है. लाइक मेरा अग्रेशन जो निकलता है वो पेपर पेन पे निकल जाता है. कई बारी जब बहुत ज़्यादा होता है, जैसे नहीं लिख पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, राइटर्स ब्लॉक आ गया है, तो फिर वो आसपास की चीज़ों पे निकलना स्टार्ट होता है धीरे धीरे. पर अग्रेशन बहुत बिल्डअप होता है. एंड मैंने तो फील किया है. इज अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया में पता ही नहीं आ रहा था कि क्या करें कोविड के टाइम पे, क्या नहीं करें, क्या कैसे करें. जस्ट रैंडमली मेरे सामने, आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम आई थ्रू समथिंग, एंड कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था. खाना बना रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है, और खाना बना रहा हूँ, रोटी बन रही है और सब्जी बन रही है अपने घर में नॉर्मल, कुछ नहीं, पर ये सब हो चुका है.
एंड ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं मेरे साइड में यहाँ पे मग था, लिटरली टुक दैट मग एंड थ्रू इट, और उसका क्या हुआ वो पता नहीं क्या फेंका, उसका एक जो स्प्लिंटर था वो आके उल्टा मेरी उंगली में लगा, एंड देन माय फिंगर स्टार्टेड ब्लीडिंग, एंड दैट्स, और वो आउट ऑफ नोवेयर था, लाइक ऐसा भी नहीं था कि कॉन्स्टेंटली दिमाग में कुछ चल रहा था या क्या था, बस उस टाइम पे ना मैं लिख पा रहा था ना कुछ और था, राइटर्स ब्लॉक था, उठाया मग और दीवार पे ऐसे फेंक के मारा, वो अग्रेशन आया मेरे अंदर से, एंड दैट इज, इट्स लाइक कि आई गॉट स्कैर्ड ऑफ माई सेल्फ इन दैट मोमेंट कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एंड दैट्स व्हेन माय फ्रेंड केम इनटू द पिक्चर, इज लाइक कि आजा आजा, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया, मेरी उंगली कटी हुई है, इज लाइक चल मैं आता हूँ, मैंने बोला मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तू आजा, तो ही केम, ही पुट में, बोलता हुआ क्या, मैंने बोला ये हुआ है यार, एंड सडन देन आउटबर्स्ट। सडन आउटबर्स्ट आउट ऑफ नोवेयर, रैंडम। एक और बार हुआ, आई रिमेंबर मैं जॉब से वापस आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये सारा कोविड मेरे को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करा रहा है, मैं घर के सामने मैंने गाड़ी लगाई है, मैंने उसकी इग्निशन ऑफ करी है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो व्हाई आई स्विच द इग्निशन ऑन, रोल्ड अप माय कार विंडोज, एंड आई क्राइड इन माय कार फॉर 2.5 hours, 2.5 hours, और दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो उस चीज़ को ट्रिगर कर रहा हो, हैड अ वेरी नॉर्मल डे, and I started crying all of a sudden. I cried for 2.5 hours. 2.5 hours, not exaggerating. 2.5 hours. I cried, 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 cried. Went in my room. My roommate asked me, "You came back from Aussie tha." He's like, came back from work. And I'm like, yeah, yeah. He's like, let's have dinner. I'm like, yeah, let's go for dinner. So idea ही नहीं हुआ कि मैं डाइगन पे रोया भी हूँ. Sudden. इतना भरा हुआ फील कर रहे थे आप। वही मैं चोक हो जाते हैं कभी कभी, समझ ही नहीं आता, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, निकाला करो अपने सिस्टम से, नहीं तो सीटी बज जाएगी, तो वो मेरे को बहुत बार ऐसा लाइफ में फील होता है कि नाउ माई मैकेनिज्म इज कि मैं बाइक उठाता हूँ, मैं ट्रिप पे निकल जाता हूँ, सो व्हेन यू आर राइडिंग अ मोटरसाइकिल इट्स लाइक अ मेडिटेशन, यू पुट योर हेलमेट ऑन, उसमें गाने चलते रहते हैं, एंड दैट्स योर वर्ल्ड, और उसमें फिर आप यू आर जस्ट विद योर थॉट्स, यू आर प्रोसेसिंग देम, मेडिटेशन यही तो होती है, यू आर प्रोसेसिंग देम धीरे धीरे, यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग वो सारी चीज़ें, सो दैट इज़ माई वे ऑफ डीलिंग विद इट नाउ, एंड इट गेट्स ईजियर बाद में, once you get into the habit of it, it gets easier. It's like being your own therapist. But do you think a man should be at least capable of violence? Capable of Violence. violence, uh, in the sense. कि जैसे मैं ये नहीं कह रही कि एक आदमी को वायलेंट होना चाहिए, Hmm. बट एज अ वुमन मैं ज़रूर चाहूँगी कि इफ़ द नीड अराइजेस माई मैन शुड एटलीस्ट बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन. Has to, has to. But shouldn't be the first resort. ऑफ कोर्स, So, but yeah, बट वो फाइटर इंस्टिंक्ट होना चाहिए हर इंसान में, इम्पॉर्टेंट. होना, मेरे को लगता है लाइफ में थोड़ा सा, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि हर जगह पे बस फिर वो फाइटिंग पे ही आ रहे हो, फिर देन इट्स अननेसेसरी, बट देन इफ देर इज अ नीड एंड you have to take a step forward, you should not, think twice, because the other person will not. Now, this also comes from my army upbringing also. My father used to tell me this one thing, कि and he used to say this in English with, like, हम लोग को ऐसे बिठा के he used to say that, suppose you are in a fight with a big guy, what will you do? You know that he'll give you one punch and he will knock you out. What will you do? And then he taught us that I'll hit him first. And I'll put all my life behind that one punch that I'll get. क्योंकि उसके बाद वो मारेगा, और वो मारेगा तो मैं नॉकआउट हूँ, तो मैं पूरी जान लगा दूँ. So if the enemy is bigger than you will have to take the first step sometimes. You do anything to protect the things you love, and it's a very primal instinct. It's not a man instinct, it's a primal instinct कि हम कुछ भी कर लेंगे. तो वो, हाँ, मेरे को लगता है कि एक, एंड दैट इज समवॉट आल्सो टेकिंग अ स्टैंड, आई थिंक, या टेकिंग अ स्टैंड फॉर द थिंग्स यू लव. आई Yeah. थिंक अ पर्सन शुड हैव अ बैकबोन, कि वो अपनी अपनी चीज़ों को बचाने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है. होना चाहिए इंसान के अंदर वो दम, होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे कहते हैं. बट आजकल मैं देखती हूँ कि एक बहुत डिफरेंट ट्रेंड चल रहा है विच इज कॉल्ड पूकीफिकेशन ऑफ मेन. हैव यू हर्ड अबाउट इट? नो, एनलाइटन मी. पूकी पता क्या हाँ, पूकी पता है है. ना? आई बीन कॉल्ड अ पूकी जाट. रियली? सो या, पूकी जाट जाट या वो कैसे होते हैं यार? वो ऐसे होता है. तो बट
like Pookie is like cute. Cute is soft. cute soft, yeah. हाँ. yeah. तो पूकीफिकेशन ऑफ मेन बेसिकली मीन्स के जहाँ पे एक टाइम होता था कि मैस्कुलिनिटी अटैच होती थी बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड रोना नहीं है, और अगर लड़ाई करने का मौका मिला तो मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा. ठीक है. नाउ मे बी men or boys are becoming a little softer, हाँ. and that is called pookification of men. But if I think if that soft means that okay, that person is able to talk about his feelings more, तो चलेगा मेरे को, मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो होता है ना कि यिन एंड यांग होता है, गुड एंड बैड भी होता है. अगर वो फिर इतने ही सॉफ्ट हो गए हैं कि समटाइम्स फिर देन इन द मोमेंट ऑफ नीड यू कांट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, फिर उसका कोई फायदा नहीं है. वो बैलेंस आउट करना चाहिए. बट पूकिफिकेशन ऑफ मैन, आई थिंक आई लाइक दैट टर्म. आप रिलेट कर रहे हो अब क्यों? हाँ यार, मैं काफ़ी चेंज हुआ हूँ, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में काफ़ी चेंज हुआ हूँ. आई बिकम मोर काम, सॉफ्ट, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अदर पीपल्स इमोशंस. लाइक अगर मेरे से कोई बात कर रहा है तो मैं सुनता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ. जैसे मैंने बताया था कि मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता जो उसको याद रह जाए हमेशा के लिए, कुछ ऐसा बुरा. तो मैं थोड़ा हो गया हूँ, एंड आई रियलाइज कि मैं पहले जितना वो होता था ना, आउट देयर, अग्रेसिव, उतना नहीं रहा हूँ मैं. बट हाँ, वो कहीं ना कहीं है. वो कभी कभी ऐसे मोमेंट्स पे फील होता है जब मेरे को गुस्सा आता है. लाइक हाल फिलहाल में ही हुआ था. किसी ने बहुत हम लोग कुछ तो कर रहे थे, मैं था और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, और उसमें किसी ने ना बहुत बदतमीजी से बोला कि यहाँ वहाँ खड़े हो, वहाँ खड़े हो. इट वॉज अ पुलिस वाला होंगे. ठीक है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक द स्टेयर दैट आई गेव टू दैट कॉप was coming from a very aggressive side of me from the yesteryears, जो पहले मैं होता था. That meant it was still there, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा कि वो पुलिस वाला है या कोई भी है. अगर तुम गलत कर रहे हो और बदतमीजी से बात कर रहे हो, फिर नहीं सुनना. फिर then I gave him a stare, and then I realized कि अच्छा, calm down. तो वो एक जो बैलेंस आउट हो जाता है ना चीज़ें कि है, पर आई ऑल्सो नो दैट आई हैव टू calm myself down. कहाँ, किस तरीके से, तो वो एक बैलेंस होना मेरे को लगता है चीज़ों में बहुत ज़रूरी होता है. आई एग्री. जैसे मैं बहुत सारी रील्स देखती हूँ जहाँ पे लड़कियाँ बात करती हैं कि आजकल के लड़के किस टाइप के या किस टाइप की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशनशिप्स में. कि लड़की उनके लिए दरवाज़ा खोले, लड़की उनके लिए चेयर बाहर निकाले, लड़की उनको फ्लावर्स गिफ्ट करे. तो आई थिंक बैलेंस होना चाहिए. यार दरवाज़ा तो मैं ही खोलूँगा. सिंपल सी बात है. लाइक इफ यू गिवन दैट एग्जांपल, दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड, कि आई वुड लव टू ओपन द डोर फॉर माय गर्ल. यार, आई थिंक दैट इज, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द गर्ल स्टार्ट्स टू एक्सपेक्ट. I've seen this happen कि आफ्टर अ पॉइंट नहीं, लड़कियाँ तो शुरू से ही एक्सपेक्ट कर. I had no idea. I like doing it, so I did it. So I did not come कि भाई लड़कियों को पसंद होता है. मेरे को पसंद था ये. वो डिफेंस में सिखाई जाती है थोड़ी शिवलरस होना, ये सारी चीज़ें. दरवाज़ा खोलने के बाद वन पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेंबर इन वन ऑफ माय रिलेशनशिप्स, आई वाज स्टैंडिंग, गाड़ी खड़ी थी, एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम द, ये क्या कहते हैं, इफ द कार इज हियर, आई वाज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दैट गर्ल वाज कमिंग फ्रॉम द राइट. वी वर मीट. तो वो राइट से आई, एंड आई व्हाट हैपेंड इन माय सबकॉन्शियस माइंड, आई जस्ट ग्रैब्ड द हैंडल ऑफ माय डोर, माय साइड ऑफ द डोर, and I realized that she's still standing there right in front of the car, and that's when I realized I had this big smile on my face. I went the other way around, opened the door, she sat inside, and then I closed the door, and then I came and sat inside my car. And like, there are certain things that men should do, no? Like I wouldn't, I would feel weird if my girl, I don't know where this is coming from, but I would feel, मेरे को बहुत अजीब लगेगा कि अगर कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे. आप बिल स्प्लिट करते हो डेट्स पे? हाँ, कर लूँगा अगर इफ द अदर पर्सन वांट्स इट, बट वैसे तो बट मतलब अंदर से मन टॉपिक ही क्या नहीं करता आता. है? टॉपिक ही नहीं आता. सोचता ही नहीं हूँ. पहले आता था कॉलेज में, अब नहीं आता. कॉलेज में मन नहीं आता क्योंकि तब पैसे नहीं होते थे. तो अब वो नहीं है. मतलब इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू, लाइक मी नॉट स्प्लिटिंग द बिल हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद मैन वुमन. नहीं. Not at all. Not at all. I also believe that money is not a part of chivalry. ओके, एक्सप्लेन. In the sense कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि men are being looked at as providers. I would do a lot of things in chivalry. I would buy you gifts if I want. If I think that, okay, something looks good on you, I would buy it because I want to do it. But if you expect me to do that, no, then it's a problem.
I would never make money a part of my chivalrous acts. I might actually do it क्योंकि मेरे को पसंद है. But if you tell me to do it, then I'll have a problem with it. बट एक्सपेक्टेशन तो बहुत बेसिक पार्ट है ना किसी भी रिलेशनशिप का. मेरे को एक सिंपल सी आप बात बताएं, ठीक है, मेरे बहुत सिंपल सी बात है, एंड यू माइट डिसएग्री, यू माइट अग्री टू व्हाट आई एम सेइंग. एक फॉर एग्जांपल एक गोल्ड चेन है, ठीक है, मेरे को लगा कि शी ट्राइड दैट गोल्ड चेन एंड देन आई रियलाइज कि ये कितनी अच्छी लग रही है इसके ऊपर, ठीक है, एंड देन वन डे आई जस्ट गो एंड बाय इट फॉर हर. सेम सिनेरियो, शी गोज looks at the gold chain, she's like, I want to buy it. I might buy it, I might not buy it, but it's not coming out from वो मेरे उससे नहीं आ रहा है कि I want to do it. It's because something she told me to do. I might do the same thing when I want to do it, and that will be more emotional and more natural for me. I'm a very natural person. जो वो और हाल फिलहाल में वो भी हुआ है, so many so this is, I'll tell you where this is coming from, the fake alimony cases and all these things. This is where it is coming from. When I say that I will never make money a part of chivalry, I would like to keep it separate. तो वो सारी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं मेरी, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें इतनी देख ली है ना होते हुए, एंड इन माई क्लोज रिलेशनशिप्स, क्लोज रिलेशंस ऑल्सो, कि वो सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे हमें पता है कि वो गलत हुई हैं. तो वहाँ से वो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने मेरे को बड़ा मॉडुलेट कर लिया. बट गोइंग आउट ऑन डेट्स, वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं, इतना मैटर नहीं करता है. मैंने बोला ना, आई माइट एक्चुअली डू इट, बट आउट ऑफ माई ओन विलिंगनेस, एंड यू विल एंड अप डूइंग इट फॉर द पर्सन यू लव. या इट्स एज सिंपल. बस मेरा वो है कि कहीं ना कहीं तो मेरा दिमाग भी अब थोड़ा सा करप्टेड हुआ है विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस सोसाइटी. तो उस चीज़ का इम्पैक्ट तो थोड़ा सा मुझ पे आया हुआ है. एंड if I get into a relationship with someone, I would 100% share this thing with them. They will know this about me. ये वो चीज़ नहीं है जो मैं उनसे छुपा के रखूँगा. मैं उनसे बात करूँगा इस बारे में कि देखो मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा है इस चीज़ को लेके. उस छुपा के कुछ नहीं रखूँगा, बट ये मेरा थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर एक टेक है. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें. आई थिंक व्हेन यू आर इन लव यू हैव टू फाइट बिगर बैटल्स देन दीज. सो वो आई एम मोर कंसर्न अबाउट दोज. ये तो हो जाती हैं सॉर्ट, इसका तो कुछ नहीं है. शादी करने से डर लगता है ऐसे करंट एनवायरनमेंट में. अ, हाल फिलहाल में थोड़ा सा ऐसे एक बारी दिमाग तो डर गया था कि अब वो वाली बात होती है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हमारे साथ बुरा नहीं होगा, हम हमेशा सोचते हैं. पर फिर अब पहले सिर्फ यही सोचता था कि हमारे साथ नहीं होगा. अब मुझे लगता है कि अगर हो गया तो वो डर तो है कहीं ना कहीं कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, तब कैसे इसको डील करूँगा. पर आई थिंक it's a leap of faith that you have to take with the other person. So I would take that leap of faith because it's a beautiful feeling to be with someone. और वही है, नहीं खराब हुआ तो hopeful to the point of hopelessness. Yes, hopeless romantic. Yes, that's what I am. पर वो है दिमाग में. I wouldn't deny कि डर है. देखा है मैंने आसपास चीज़ों को होते हुए, जो people I thought would never separate, they were not together, and then I was like, इनका एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, एंड देन इट मेक्स यू डाउट योरसेल्फ. वो सारी चीज़ें हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ लिविंग. Yeah. Are you a texter or a call person? नीदर. मीट मी. But पता है, men are extroverts on text and men are introverts in real life. I am neither of those. Just meet me, talk to me. I am what I am when you are in front of me. If when I'm not with you, I like to be in my space. Bhai. I want to, do whatever I want to do. I want to write stories. I want to watch documentaries. My YouTube algorithm is so all over the place. It's got Mr. Ballin. It's got this the other guy. What's his name? Who does roast videos? That guy is there. So it's all random. It's got conspiracy theories. It's got everything. Because I watch a lot of random stuff on YouTube. And when I'm at home, I like to be in my zone. तब मेरे को डिस्टर्ब ना करो. When I'm with you, undivided attention, full. मैं अपना फ़ोन भी चेक नहीं करता हूँ.
So it's like that. मेरे को I realized this when I downloaded Bumble ओके बीच में, ठीक है, and somebody told me that you should download राया करके भी एक ऐप है something like that. वो सेलिब्रिटीज के लिए हाँ, तो वो उसने मेरे को बताया कि तू इस पे आ जा, बम्बल पे मत आ। मैं बोला ठीक है। तो फिर मैंने पहले बम्बल डाउनलोड किया एंड आई वाज इन मुंबई, आई रिमेंबर दिस, आई डाउनलोडेड बम्बल एंड आई मैच्ड विद दिस पर्सन एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि इट फील्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स लाइक अ सेल्स पिच, ठीक है, कि अपने आप को बेचो अपने आप को बेचो। आई गॉट नो कैपेसिटी, आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, ओके, आई डोंट इवन नो इफ दिस इज अ रियल अकाउंट और नॉट, ठीक है। मेरे को बाद में किसी ने बताया कि वो टिक वाला भी कुछ होता है। आई हैड जीरो एक्सपीरियंस ऑफ बम्बल, ठीक है, दिस इज गाय विद जीरो एक्सपीरियंस ऑफ बम्बल। सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस दिस पर्सन कि भाई सो व्हाट डू यू डू जय। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको कैसे बताऊँ कि दैट स्टोरी टेलर इसको समझ नहीं आएगा। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम वर्ड्स फॉर इट एंड दिस एंड दैट एंड देन आई रियलाइज, ओ माय गॉड, दिस इज टू मच वर्क ब्रो। So I spoke with that girl from morning till evening. And in the evening, I was like, hey, listen, I don't think this Bumble thing is working out for me. I'm like, this is my Instagram. I gave her my personal account, ka Instagram ID, not my other Instagram account. I gave her, this is my other account, and I'm on Instagram. I'm like, if I'm in Mumbai, we'll probably catch up. So subtle way of saying that, okay, I'm uninstalling Bumble. This is like, मेरा हो गया, मेरा थक गया। So तमाशे वाला मैंने भेजा, she's like, what is his name? I was like, यार अब इस बात पे मुझे जज करो। No, for me, I cannot text at all for like more than 10 minutes at a go. For me, if I'm in a like, for example, if there is a urgent matter, like या मेरी मान लो relationship में लड़ाई हो गई है, सारी चीज़ हो गई, and the other person wants to text, मेरे को नहीं पता होगा, then it's a problem. Because what I do is I तो give a call बीच में, and the other person just doesn't want to talk. I can't text. So for me, like, I can't be with you in that moment. So what I'll do is I'll give you a call, and the other person just doesn't want to hear my voice. I can't type. तो वो सारी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे बीच में. But it's yeah, I'm like more like in person kind of guy. That's why dating apps और ये सब मेरा हो ही नहीं Scene पाता। नहीं आप नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं हो पाता। I've tried it not once, twice, thrice, four, probably 5-6 times I've tried. The maximum I've lasted on a dating app is probably, I think, 36-37 hours max. उससे ज़्यादा मेरा हो ही नहीं पाता है, हो ही नहीं पाता है। तो आई थिंक मिलके ज़्यादा अच्छी बातें होती हैं यार, मेरा ये मानना है। यार बट मैंने ये नोटिस किया है अक्सर कि लड़के टेक्स्ट पे बड़े बोल्ड होते हैं और अच्छे से बातें करेंगे बट जो जैसे ही सामने आते हैं ना वो वैसे एक ऐसे शांत से चुप से हो जाते हैं शेल में चले इंटिमिडेट हो जाते जाता हैं है। हाँ हाँ, मे बी यार, आई थिंक आई कम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पे व्हेन आवर डेटिंग वाज गोइंग ऑन, वी यूज्ड टू हैव आई थिंक 24 रुपीज़ 100 SMS। सो आई कम फ्रॉम दैट। तो हमारे हमारी टेक्सटिंग भी लिमिटेड थी। तो हमें वहाँ पे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आया नहीं। दैट इज़ वेयर आई थिंक आई एम कमिंग फ्रॉम कि एंड मोस्ट ऑफ माई टेक्सटिंग इज मोस्टली वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरा उससे हो नहीं पाता। बट आई हैव सीन अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, यू नो, कि दिस एंड दैट, द स्टोरी इन रियल लाइफ दैट दे से कि ऐसा हुआ डेट पे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक्चुअली हैपेंड एक्चुअली हैपेंड when you meet the girl. Then you realize ki, okay, who's this guy? I spent like 4-5 years with this guy, but what's this side of the personality? I don't know. How is he quiet for like the last 20 minutes and hasn't used like one slang word? कैसे हो जाता है ये सब? होता है। I agree with you on that. But मैं नहीं हूँगा। नहीं Mhm. I have become so comfortable with my personality that this is how I am. This is how I will be for the rest of my life. If you like this, if you don't, simple. It has taken me so long to get here यार, कि एक्सेप्टेंस खुद को लेके बहुत बहुत वक्त लगा है मुझे यहाँ तक आने में। मैं किसी और की एग्जिस्टेंस की वजह से उसको डाउट में नहीं डाल रहा। क्योंकि आई एम श्योर वो प्रेशर तो फील होता होगा द प्रेशर टू फिट इन हम्म, नहीं हम्म। कभी नहीं तो पहले होता था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि दैट हैज बीन द स्ट्रगल, दैट टुडे वेयर आई एम, दिस इज हाउ आई एम, दिस इज व्हाट आई एम। इफ यू लाइक दिस, वेल एंड गुड। इफ यू डोंट लाइक दिस, doesn't affect me. If I ever go on a date, I will probably be the same person that I am. I will not change one bit about me. And I know that there are so many good things about me, and I know there are certain rough edges also. And the other person will know the good things and the rough edges. Everything. उसको सब पता होगा। तो मैं अपने आप को ज़रा भी चेंज नहीं करूँगा यार। I'm not gonna pretend.
आई एम नॉट गोना प्रिटेंड, क्योंकि मैं बहुत प्रिटेंड कर चुका हूँ और वो कुछ नहीं लेके आता, वो एंड में हार्ट ब्रेक और पेन ही लेके आता है. एक्सेप्ट मी द वे आई एम. कभी आपने लाइफ में लो कॉन्फिडेंस इश्यूज बहुत ज़्यादा, डील किए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. आई थिंक लो कॉन्फिडेंस भी मैंने डील किया है, मैंने सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी डील किए हैं. मेरे को बहुत मेजर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, तो वो सारी चीज़ें मैंने डील करी हैं. एंड आई थिंक हॉबीज़ प्लेड अ ह्यूज रोल. एंड जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है ना, वो भी सोसाइटी से आता है. और ये बहुत सोचने वाली बात है कि व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एंड व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग दोज पोइट्रीज आउट, आई स्टार्टेड गेटिंग, मेरे को सोसाइटी से वैलिडेशन मिलना स्टार्ट हुआ. और जब वो सोसाइटी से वैलिडेशन मिलना स्टार्ट हुआ ना, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. सोशल वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सब पीपल उसको, लोग उसको ना ऐसे देखते हैं कि अरे वैलिडेशन क्यों सीख कर रहा है, वैलिडेशन क्यों सीख कर रहा है. ज़रूरी है, कर लो, एक पॉइंट तक कर लो, फिर देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट. फिर देन ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर इतना गट्स आ जाएगा कि तुम अपने बारे में इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा फील करते हो. यू डोंट नीड अ वैलिडेशन फॉर इट. तो मेरा तो वही प्रोसेस रहा है कि जो मेरे सारे सेल्फ एस्टीम इश्यूज थे, वो मैंने पहले सोशल वैलिडेशन से, मेरे को पूरी वैलिडेशन मिलती गई. एंड इट वाज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट, इट वाज समथिंग दैट हैपेंड. दिस इज हाउ इट वर्कड फॉर मी. मेरे को लोगों से वैलिडेशन मिलना स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को उसकी ज़रूरत ही नहीं थी. So that is how it worked for me. And start working on your hobbies, develop your personality, give yourself enough credit first of all. मेरे साथ ना ये सारी चीज़ें हुई while I was in Australia. तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ ये इशू है. पर उससे पहले क्या हो रहा था, मेरे को ये चीज़ भी, मैंने कभी अपने आप को इतना क्रेडिट नहीं दिया कि मैं 3 साल इंडिया घूमा हूँ. मैंने इंडिया को ऑलमोस्ट हर, मतलब सिर्फ गोवा को छोड़ के ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ. मैंने पूरी फेस्टिवल अटेंड किया है, मैंने ज़ीरो फेस्टिवल अटेंड किया है, मैं सारा मोटरसाइकिल से घूमा. मेरे पास इतनी सारी कहानियाँ हैं दुनिया को बताने के लिए. मैंने कभी अपने आप को उस चीज़ का क्रेडिट दिया ही नहीं. फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अरे मेरी पर्सनैलिटी, अच्छा जब इन सब चीज़ों की, ये तो लोग बात करते हैं कि मैं करूँगा एक दिन ऐसा, बट तू ऑलरेडी कर चुका है. गिव योर सेल्फ द ड्यू क्रेडिट. When you start giving yourself the credit for the things that you have done, then you'll start loving yourself more. Self appreciative, self love. ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. That's when you start coming out of that low confidence, self esteem, everything. मैं तो आज भी कहता हूँ, I remember I was talking to this one girl and I said something about uh, fat or something. So she said that, are you trying to body shame me? No, I didn't call her fat or something like that. It was, no, I didn't. Never. I know. It's a hard call. So I said something where she said that, are you trying to body shame or something? And I was like, what makes you think? Is fat not beautiful? And then she had no answer for that. This is all, I came from a point where I was fat also. People used to body shame me. Like, I didn't realize at that point of time it was body shaming. But then I slowly, gradually, धीरे धीरे I lost weight. और फिर मेरे को, मतलब बाद में सारी चीज़ें हुई, तो आई रियलाइज कि यार वो भी बढ़िया था. इट्स ऑल इन द हेड. इट्स ऑल अबाउट सेल्फ एस्टीम. मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, शी इज़ डन दिस मूवी रॉकी और रानी, एंड शी वाज देयर एंड तो आई वाज टॉकिंग टू हर. शी टोल्ड मी दिस वन थिंग. मेरा मुंबई में शो खत्म हुआ. शी इज़ लाइक, जय, यू नो व्हाट, आई वॉक इनटू अ रूम and I know that I am the best person in the room. And that inspired me so much for her to say that. जबकि रॉकी और रानी में अंजलि का जो कैरेक्टर था, अंजलि is her name, वो बहुत suppressed कैरेक्टर दिखाया है. And when she walked into the room, I saw that stark contrast in her personality. Na? And today she is like one of the best friends I have in Bollywood. She inspires me on so many levels, that woman. And I don't think that comes from anywhere from validation. All that comes from self-love. I think it also comes from success behind your back. All these things are byproducts. An underconfident person can never be a successful person. हाँ, और उससे मेरे को पता है एक लाइन याद आई. शाहरुख खान ने, वो किसी से बात कर रहे थे तो वो उनको बोलते कि उनके डैड उन्हें हमेशा बोलते थे कि जो इंसान कुछ नहीं करता ना, वो इंसान कमाल करता है. बट सोसाइटी में अगर आप कुछ नहीं करते
तो आप एक फेलियर फेलियर हो। तो वही तो हुआ था जब व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इंडिया, तो मेरी जितनी सेविंग्स थी सारी उड़ाने लग गया। सारे रिश्तेदारों के मुंह खुलने लग गए कि यार ये तो कुछ नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग करी, जॉब करता था, छोड़ दी, अब इंडिया घूम रहा है, क्या कर रहा है ये। ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट जॉब थी बाकायदा, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैं इंडिया आया। जब मैं इंडिया आया स्टेज शोज करने के लिए, तो रिश्तेदारों के फिर मुंह खुलने लगे कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब थी, यहाँ पे इतना पैसा लगा, ये सारी चीज़ें हुई, ये आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, अब क्या करेगा ये। शोज हुए, सारी चीज़ें हुई, अब किसी का मुंह नहीं खुलता। अब किसी का मुंह नहीं खुलता। अब वो क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि अब अगर उनका मुंह खुलेगा तो मैं चुप करा दूंगा। पहले मेरे में हिम्मत नहीं थी ना कि मैं खुद के लिए स्टैंड ले पाऊँ, क्योंकि मेरे को खुद के बारे में अच्छा नहीं लगता था यार। मैं खुद अपने आप को डाउट की नज़रों से देखता था। अब नहीं देखता। अब मुझे पता है कि शायद मैं जब किसी के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ, शायद मैं उतनी इम्पैक्टफुल बात ना बोल पाऊँ, पर जब मैं कागज़ पर लिखने बैठूंगा ना, और जब मैं एक शो लिखूंगा, और जब मैं एक कहानी लिखूंगा, वो कोई नहीं कर सकता। मुझे ये पता है कि मेरा सेकंड शो ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत बिटवीन द लाइंस होगा। और मैं अभी जस्ट यहाँ पे आने से पहले एक फ्रेंड को कॉल करके बोल रहा था कि द सेकंड शो इज़ गोना बी फॉर द आर्टिस्ट्स, द फर्स्ट वन इज़ फॉर द मासेस। क्योंकि मेरे को पता है अपने बारे में, मेरे को ये सारी चीज़ें खुद के बारे में ऑलरेडी पता है। मैंने अपने आप को इतना एक्सप्लोर किया है, अपने आप को इतना मैक्रो लेवल पे ब्रेक डाउन करा है, कि मेरे को ये पता है कि मैंने कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे इम्प्रूव किया है चीज़ों लाइफ में। और नाउ आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, एंड आई फील अबाउ ऑल ऑफ दैट, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आई स्टार्टेड गिविंग माई सेल्फ दैट क्रेडिट कि ये जो तूने करा है ना, दिस इज योर, तेरी जो दुनिया है ना आज तेरे पास, वो तेरे हाथों की बनाई हुई है। एंड दैट्स व्हेन आई वॉक इनटू अ रूम, मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होता, मैं स्टार स्ट्रक नहीं होता हूँ। मैं पहले होता था, मैं अब नहीं होता। आई मेट सो मैनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बट आई हैव नेवर बीन स्टार स्ट्रक, क्योंकि मेरे को ये पता है कि वो जो वो कर रहे हैं वो उनका आर्ट फॉर्म है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा आर्ट फॉर्म है। एंड इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, नो नो नो, इट्स जस्ट बीइंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ। and I'm sure that must be a very precious and beautiful feeling because most men अगर उनके पास पैसा, पावर, पॉपुलैरिटी अगर ये चीज़ें नहीं है तो दे फील इनविजिबल इन सोसाइटी। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। वही तो मैं कह रहा था कि पहले मुंह खोलने लग गए थे और मैं कुछ नहीं बोल पाता था। अब बोल के दिखाओ। अब तो मैं ये कहता हूँ कि अब आप प्लीज बोलो, so that I give you an answer, and I'm pretty sure you will not be able to take that answer because your ego is fragile. I have worked on my ego. I can take things that you can't because you have done those things to me. एक क्रिएटर है आरुष भोला, आपने नाम सुना उनका? आरुष भोला, हम्म, यार ये सुना तो है। आरुष लैला, वो दो लड़के हैं ना जो व्लॉग्स बनाते हैं। मैंने सुना तो है ये भोला, बट आई कांट रिकॉल। मैंने सुना है आरुष भोला, नाम सुना है, ओके, बट आई कांट रिकॉल। तो यंग ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट बनाते हैं अपने दोस्तों यारों के साथ, हंसी मजाक करते हुए और ट्रिप्स पे जाते हुए, और फिटनेस की भी बनाते हैं, और प्रॉपर माचो लेवल पे भाईचारा वगैरह सब दिखाते Okay. हैं, ठीक है। हाल ही में वो हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, हाँ, बहुत मज़ा आया उस पॉडकास्ट में, बहुत बातें करी, हाँ। ठीक है, और बहुत हंसाया उन्होंने, और वो बहुत लाइक दे वर बीइंग सिग्मा मेन, ठीक है, पॉडकास्ट पे। फिर जब मैं अपनी रिसर्च कर रही थी और मैं आपकी रील्स देख रही थी, प्यार वाली, इमोशंस वाली, मैंने वहाँ पे देखा आरुष भोला का लाइक, और फिर मेरे को लगा अच्छा, आई डोंट नो। men they act so bold and fearless in front of public, right? But in private they all have that like soft spot in them, they have a little softy hidden in them, Yes. which will go and like those reels in private, Hmm. where you're talking about emotions and love and pyar. 65% of my audience is men. So I think we can all validate that. मुझे भी चाहिए यार, मैं औरों की रील्स लाइक करता हूँ यार। मैं कौन सी रील्स लाइक करता हूँ अभी? वो मीम चल रहा है ना, this guy जिसका वो उसने किसका, this beautiful, I think एन हैथवे का वो कोई तो उसने मूवी का क्लिप काटा हुआ है,
और एन हैथवे ना शी इज गिविंग दिस वेरी फेशियल और पूरे एटीट्यूड में शी इज गिविंग दिस एक्सप्रेशंस और ऊपर उसने लिखा हुआ है कि लड़की डॉट डॉट एंड ही इज लाइक कि मैं तुझसे नहीं पटूंगी एंड शी इज गिविंग दोज एक्सप्रेशन और पीछे गाना चल रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस गाय कम्स, क्या नाम है उसका, लाला लैंड में द एक्टर, यार आई फॉरगॉट रायन गॉसलिंग। रायन गॉसलिंग. तो रायन गॉसलिंग कम्स एंड ही इज सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ द कि धीरे धीरे प्यार को बड़ा एंड आई एम लाइक यार this is amazing content यार. I remember in my close friends that day I literally tuned my Instagram algorithm कि मुझे ये दिखाओ. वो रील मैंने पहले शेयर करी 15 लोगों को, फिर मैंने उसको सेव किया, फिर मैंने अपने दूसरे पर्सनल अकाउंट पे भेजी, फिर उस पे सेव करी, फिर उस अकाउंट से अपने मेरे अकाउंट पे भेजी, फिर मैंने उसको देखा एंड देन Instagram slowly started recommending the same kind of content. I shared somewhere around 60 to 65 reels of similar kind of content. और मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स वाले पागल हो गए हैं कि क्या कर रहा है एंड दिस इज एट लाइक मॉर्निंग 5 AM. These are my 5 AM thoughts. अभी भी मेरे Instagram में you'll if I open my saved वाला section ना you'll find somewhere around 30 to 40 of those kind of reels that are saved. बहुत enjoy करता हूँ मैं यार, ये सारा जो soft और ये mushy content होता है ना मेरे को बड़ा पसंद आता है. ऐसे सही नाम दिया आपको आपके दोस्तों ने, पुकी जाट। वो की जाट मेरे को बहुत पसंद आता है. First time I remember India आने के बाद so I went out on a date and I was like I think यार I'll take her flowers. मेरा फ्रेंड कह रहा है कि पहली डेट पे फ्लावर्स कौन लेके जाता है. मैंने तो क्या करता है, मतलब नहीं, मैंने बोला मैं तो लेके जाऊंगा. आई टुक अ लिलीज यार, that worked in my favor. So I am like that. I'll tell you one incident. So I was talking to this one girl, and I still am really fond of that girl. Okay, and I was talking to this girl, and I was talking over the phone, and she says this one thing. Ki, she was really happy in the morning. I was like, what is the reason behind this morning chirpiness that you have? She's like, अरे you know what? I ordered something on Blinkit, and Blinkit ने भाई मेरे को extra धनिया दे दिया bro. मैं बोला क्या तू धनिया की वजह से खुश हो गई? She's like yeah. So in the evening I was meeting her, I took like ऐसा 250 ग्राम धनिया for her. It's like today I haven't got you flowers but I got dhania. And that is that she still remembers all of that. She's like you got me dhania bro. I'm like who else will get it for you? बट आज के टाइम पे धनिया दोगे तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे, महंगा हो चुका है बहुत। Yeah, that's the kind of person that I am. I enjoy being obnoxious sometimes, and yeah. You're in a relationship right now? Me, no. No? No. आप तो कह रहे थे 4 साल बाद, then I I was that fell apart. That fell apart for some other reasons, not because of the most common reason that we have, infidelity and everything. No, it was not the reason. Just when I started becoming an artist, I changed a lot, and I realized कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि लाइफ में जितना चेंज होना था उतना चेंज हो गया, पर अब धीरे धीरे फिर वो जब आर्टिस्ट बनने लगा तो और ड्रिफ्ट अपार्ट होने लग गया. She could not handle the other side of the personality which was mine, where I needed my space and everything, and I realized that she was going through a lot because of that, and I think it was time to just drift apart. We struggled for quite some time before we decided to end it. नहीं हो पा रहा था ना उससे ना मुझसे. और समटाइम्स वो होता है ना कि मैं लियो था तो मेरे लिए एक थोड़ा सा वो भी था कि मैं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फील करने लग गया था उसके लिए. प्रोटेक्टिव या पोजेसिव? Protective, not possessive, protective. I'll tell you why. Because whenever she would cry, I would forget everything. And I was like, yeah, I just don't want this girl to cry. And that is not possessiveness. That is protectiveness. And for, I think, good 3-4 months, I was in that relationship just because I couldn't see her cry. And फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि कब तक होगा. And then we had like an adult conversation about it and we decided to end it. Protective था, possessiveness. Small amount of possessiveness तो is always healthy. Toxic वाली नहीं पसंद आती मेरे को. Possessiveness is healthy. Possessiveness थोड़ी सी I think is very important I think about your partner. तो कुछ डिग्री में. हाँ, वो टॉक्सिक वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. वो बहुत अलग किस्म, वो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं. That is not possessiveness. That's true. हाँ, so like that. But yeah, I would really love to be in a relationship though. But
a person who understands both the sides of my personality, not just the guy. And I would really love to date a person who hasn't seen my show, has no idea about what I do on the stage. I would really love to be in love with that kind of person, because if somebody sees the show and then we start talking, she's talking to an idea of me, about that guy on the stage. She's probably fascinated by that guy, not this guy. Or when starting me with are different. That guy is quite the opposite of what I am. So I would really love to be with a person who जिसको आइडिया ही नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में. रैंडम बुक स्टोर पे मिल गए, वहां से बात शुरू हो गई. Like that. My ideal scenario. My cute meet in a bookstore. Bumping, books falling. Oops. You're full on hardcore romantic. Full. My favorite movie is one is P.S. I Love You. Absolutely love that movie. जेरार्ड बटलर की वो जो लेदर जैकेट है जो वो पहन के घूम रहा था, मेरे को बहुत अच्छी लगती है. दूसरी माय फेवरेट इज दिस वन, द नेसेसरी डेथ ऑफ चार्ली कंट्रीमैन. It's one of the it's very underrated. Nobody has even heard about that movie. Shia LaBeouf is the actor. Yeah. And I would recommend that movie. It's so beautiful, Baba. And I have actually stolen one line from that movie where he's trying to impress this girl who's the love interest of a big mafia guy. Okay? And he's nobody. He's like just the guy next door. वो उसको impress करने का try कर रहा है. और वो उसको कहता है, डू यू लाइक कबाब्स? सो शी इज लाइक नो. शी इज नहीं, वो कहता है डू यू लाइक कबाब्स. वो कहती है कि वॉकिंग विद मी कैन गेट यू किल्ड. तो कहता है प्रॉब्ली देन आई विल रिजर्व कबाब्स फॉर द सेकंड डेट. एंड द गर्ल जस्ट लुक्स एट हिम लाइक दीस आर द लिटिल मोमेंट्स दैट आई एंजॉय. तो वेरी वेरी रोमांटिक गाय इनसाइड. मेरी फेवरेट मूवी है मसान. मसान, आई हैव नॉट सीन मसान. Really? नो, आई हैवंट. उसका आइकॉनिक डायलॉग है यार, आपने वो सुना होगा कि दुख दुख का साला अक्सर नहीं खाए नहीं होता बे. हाँ. वो वाला मैंने सुना है. मैंने मसान के बारे में बहुत सुना है इनफैक्ट, पर मैंने देखी नहीं है. बट ये इमोशन फील किया है? हाँ, बहुत. अभी 3 दिन पहले फील कर रहा था. इनफैक्ट सिमिलर लाइन मैंने किसी को बोली है. मैंने यार बहुत हो गया यार, 24 घंटे हो गए, अब खत्म करो इसको. तो फिर हाँ यार, बहुत बार होता है लाइफ में फील. पर बाउंस बैक कैसे करते हो फिर? यार आई जस्ट गिव इट टाइम. इम्तियाज अली ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, फील एवरीथिंग. तो मैं बहुत फील करता हूँ उस चीज़ को, और मैं उसको इतना टाइम देता हूँ कि वो पूरा प्रोसेस आउट होके बॉडी से निकल जाता है. हम लोग यही तो गड़बड़ करते हैं कि हम उसको पूरे तरीके से प्रोसेस करते नहीं, नेक्स्ट इमोशन पे जंप कर जाते हैं. वो वही तो बैगेज बन रहा है. तो मैं तो आई गिव इट टाइम, इनफ टाइम फॉर इट टू एग्जिट माई सिस्टम. और एक बार वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है, फिर मेरे को बॉदर नहीं करता है. ऐसा मैं बोलता हूँ, आता है फिर 3 दिन के बाद. 3 दिन के बाद फिर उन्हीं चीज़ों पर हो रहा होता हूँ. बट या दैट्स माई प्रोसेस. गिव इट टाइम, प्रोसेस इट, देन लीव इट. अब चलो, टाइम टू गिव सम एडवाइस बिफोर वी रैप अप. व्हाट हैव बीन योर बिगेस्ट रिग्रेट्स इन योर 20s? In my 20s, not spending enough time with my father. I've seen my old man grow old. And now that I'm at an age जहाँ पे मेरे को I've started feeling this fear of loss, कि one day nothing is permanent. I'm gonna lose my parents also one day. And I just have this regret कि काश यार और पापा से बात कर ली होती. काश यार पापा से कभी पूछा ही नहीं ना पापा से कि हाउ इज योर डे एट वर्क. सिंपल सी चीज़ है, देखा ही नहीं पापा को उस नज़र से. एंड आई रियलाइज एट इस एज पे आके मेरे को समझ आ रहा है कि मेरे पापा कितने इमोशनल इंसान है. तो मेरे को सबसे बड़ा मेरा रिग्रेट लाइफ में यही, और आई थिंक ये फॉर लाइफ रहेगा, दैट आई डिड नॉट स्पीक टू माई फादर सो मच. देयर वाज अ टाइम एंड फॉर 3 years वी डिड नॉट टॉक टू ईच अदर. इतना स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप. क्यों? वी गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट अबाउट समथिंग, एंड फिर पापा ने कुछ बोल दिया, वो मेरे दिल पे लग गई. और उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर मैं ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा हूँ, पापा आ रहे हैं ड्राइंग रूम में, तो मैं उठ के चला जाता था. तो फॉर 3 years आई डिड नॉट टॉक टू माय फादर. पापा से ईगो? बहुत ज़्यादा. आई थिंक जवान हो रहा था, नई जवानी थी, समझ नहीं आती है काफ़ी. क्लैश भी ज्यादा होता है शायद. तब ज़्यादा होता है क्योंकि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती ना. वो एक तो है ही अल्फा, द अदर वन इज ट्राइंग टू बी अल्फा.
रिप्लेस कर नहीं पा रहा है क्योंकि पॉकेट मनी बंद हो जाएगी, तो फिर लाइक दैट वो क्लैशेस होते थे हमारे। बट या माय फादर मैन, गोल्ड, एब्सोल्यूट गोल्ड। आई विश आई कुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम। तो अभी भी घर पे ही थे तो मैं उन्हीं के पास से बात करके इधर आया था। सो लाइक दैट लिटिल थिंग्स, बिगेस्ट रिग्रेट, डोंट हैव दैट रिग्रेट, टॉक टू योर पापा, ask him to bring you ice cream. That is my message to him. Every like random alternate week I just text him, can you please get me some ice cream? Nowadays he's replying with the message ki it's not, the weather is not ideal for having an ice cream, but I'll see if I can find one. तो लेके आता है। Ice cream is my love language. That's very sweet. And sweet was this conversation. So thank you so much, Jay. It was lovely talking to you. My pleasure, guys. And before we wrap up, do you have any advice to the young boys watching this podcast? Yeah, keep your life simple, keep yourself sorted, release the stress. You don't have to take the burden of everything at this moment. Yeah, take it one day at a time. Thank you. My pleasure.